तो यार पिक्चर्स तो यार ऐसा है ना कि मेरा उस पर एक अच्छा सा जवाब है कि शोले के सीक्वल नहीं बनाने चाहिए, वरना लोग कितने भी अच्छा बनेगा लोग बोलेंगे वो शोले 2 कितना भी अच्छा बने लोग ये बोलेंगे यार यार वो वाली बात नहीं है जो शोले 1 में थी। ठीक है, तो वो क्या है कि पिक्चर से एक बेदाग चांद है। ठीक है, और मतलब पहली बार मैं जो फेल हुआ हूँ इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि सोनू बुक स्टॉल था वहां पे, और वहां पे सारा लेटेस्ट बुक स्टॉल रखते थे सोनू जी। और मैं और मेरे दोस्त हैं सौरभ खन्ना, जिन्होंने कोटा फैक्ट्री के जो क्रिएटर है, और हम दोनों जो है सो थे, और हम दोनों फेल हुए क्योंकि हम कॉमिक्स ही पढ़ते रहते थे वहां पे किताब। सारी चीजें टॉप नॉच हैं। इन किताबों को अगर आप अपने मार्वल या डीसी कलेक्शन के बगल में रखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कमतर, क्वालिटी वाइज कमतर किताब आपने उन किताबों के बीच में। मेरा ये कहना है कि ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनकी हड्डियां टूटेंगी फॉर श्योर, जिनको गोली लगेगी तो खून निकलेगा। अगर आप हमारी तीनों किताबें पढ़ेंगे तो मौत उन किताबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। थोड़ा जीने दो यार, अभी तो पहली किताब आई है, ईयर 0 है ये, 1 अभी भी नहीं आया। जन्मदिन पे डिस्कस कर रहा हूँ उससे। आप बोले यार कब मरेंगे ये लोग, तो बहुत दिक्कत है। मैं अभी तक सोचा नहीं है वो, मतलब वैसे हीरोज हैव मॉरल्स, विलन्स हैव वर्क एथिक्स। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं हेड करता हूँ मार्केटिंग नेक्स्ट वीक ब्रांड में। और आज हमारे साथ में है आलोक। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकी कंपनी जो पिछले साल लॉन्च हुई थी, इंडस वर्स के बारे में, राइट। सो आलोक, मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि इंडस वर्स, राइट, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द नेम? समथिंग रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन और समथिंग लाइक दैट? See, there are two things here. First of all, yes, it's taken from Indus Wars, but then again, Indus word जो है वो word industrial revolution पे भी लागू होता है. So the idea was to take something from the glorious past of our land, in Indus Valley civilization, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और साथ में जो नए रेवोल्यूशन हुए हैं दुनिया में, इन दोनों को मिला के हमने इंडस वर्स नाम जो है वो क्रिएट किया है। नाम दरअसल अरुणाभ ने इसको कॉइन किया था, इस टर्म को, इंडस वर्स को, बिकॉज हम लोग 3 महीने से लगातार लगे हुए थे कि कंपनी का नाम क्या रखना है, बिकॉज वी न्यू की स्टोरीज क्या करनी है, स्टोरीज पे काम चालू था। और कंपनी के नाम को लेके काफी हम लोगों ने कोशिश की कि क्या क्या नाम हो सकते हैं, और करीब 8-10 नाम थे। उनमें सडनली वन फाइन डे इंडस वर्स केम इन, एंड द मोमेंट इट केम इन वी वर लाइक कि यही नाम चाहिए और कोई नाम हमको इसमें चाहिए ही नहीं। दैट इज हाउ वी केम अप विद द नेम इंडस वर्स। दूसरा एक और आइडिया ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी, इंदू घाटी की सभ्यता, घाटी की सभ्यता, उनका जो लेखनी है, उनकी जो लिपि है वो पिक्टोरियल है, और कॉमिक बुक भी पिक्टोरियल वे है स्टोरी टेलिंग का। नैरेटिव जो है वो सीक्वेंशियल आर्ट का नैरेटिव है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है उसका है। तो इन अ वे हम उस जमाने में भी एक तरीके से कॉमिक बुक में ही कहानियां सुना रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे, कहीं मछली बनी है, कहीं चिड़िया बनी है, उससे हम कहानियां सुना रहे हैं, उससे हम चीजें बता रहे हैं। तो उस तरीके से भी इंडस वर्स एक बहुत सही तरीके से सीक्वेंशियल नैरेटिव आर्ट को फिट करता है नाम। तो इस वजह से ये नाम को हम सारे लोगों ने मतलब एक मत से चुन लिया। उसके बाद कोई सवाल ही नहीं रहा उस नाम को बदलने का। Thank you for clarifying that. Right now, what we see that you want to make your identity as premium graphic novel. That word I have seen, that premium graphic novel, right, in the industry, right? Now, मुझे ये चीज समझना, क्योंकि देखिए कॉमिक्स का हिस्ट्री तो इंडिया के अंदर में कॉमिक्स की हिस्ट्री है कि कॉमिक्स पिछले 30-40 साल से इंडिया में लोग नहीं जानते, अलग बात है, बहुत कम लोग जानते हैं, खासकर आज की जनरेशन, जिसके बारे में लोग बात करेंगे आगे जाके। राइट नाउ, ये ग्राफिक नॉवल का कॉन्सेप्ट इंडिया में थोड़ा सा नया है, राइट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, एक्चुअली आप देखेंगे तो ग्राफिक नॉवल का भी कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत नया नहीं है। हमारे यहाँ बहुत तरह तरह के ग्राफिक नॉवल्स बनाए गए हैं। मेरा जो डेफिनेशन है ग्राफिक नॉवल और कॉमिक्स का, वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है जो एक्चुअल डेफिनेशन है उससे, राइट। ग्राफिक नॉवल मेरे लिए वो किताब है जो अपने आप में संपूर्ण है। कहानी शुरू होती है और एक जगह के खत्म हो जाती है। ये कहानियों को खींच के क्रमशः 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 बोल के 50 पार्ट में नहीं चलेंगी ये कहानियां। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। सो वी कॉल्ड इट बिंज रीड ग्राफिक नॉवेल्स, प्रीमियम, बिकॉज द क्वालिटी आई शो यू, जो क्वालिटी है हमारी किताबों की वो वाकई में प्रीमियम है। चाहे वो लेखन हो, चाहे वो उसका चित्रांकन हो, चाहे वो उसका प्रोडक्शन क्वालिटी हो, सारी चीजें टॉप नॉच हैं। इन किताबों को अगर आप अपने मार्वल या डीसी कलेक्शन के बगल में रखते हैं तो आपको
ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कमतर, क्वालिटी वाइज कमतर किताब आपने उन किताबों के बीच में रखी है। बिंज रीड का मतलब ये हो गया है कि एक बार में एक किताब पढ़िए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सीजन 1 ऑफ सुपर हीरो शो दैट यू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स और एनी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म। कंप्लीट स्टोरीज हैं। एक पूरा आर्क हमने हर किताब में कंप्लीट किया है, तो आपको किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो बिंज रीड वो हो जाता है। प्रीमियम, डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ द आर्टवर्क एंड स्टोरी टेलिंग एंड द प्रोडक्शन क्वालिटी, everything is top notch. So that is why we are calling it premium graphic novels. Comic books can go on and on, but graphic novels, they have one arc complete in a book. So that is something that we are following in our books. Right. So another question is from your book. Like we have seen in season 0, there are 3 books, right? Yeah. In that 3 books, the beginning there is a female hero, right? And then in the stunt, hero seems to be like a teenager, and the last book, which is your Outrage, where hero looks like some martial artist, right? Right. आई थिंक पहली 2 किताबें जिनका आपने नाम लिया, आउटरीच और द बिगनिंग, इन दोनों के क्रिएशन से इन दोनों के क्रिएशन में अरुणाब का हाथ बहुत ज्यादा है। एक तो अरुणाब ने पूरी रिक्रिएट की है, दूसरी उसने लिखी भी है। तो अरुणाब विल बी अ बेटर पर्सन टू गाइड यू ऑन दोस 2 वर्क्स। ऑन स्टंट आई विल टेक ओवर वंस अरुणाब इज डन। तो थैंक यू आलोक। तो बेसिकली वो मार्शल आर्टिस्ट, हाँ बिल्कुल सही बोला कि आपने, एक टीनेजर है, एक वो है, और एक वो भी आई थिंक 25-26 साल के जो एक एवरेज फर्स्ट जॉबर होते हैं। तो मैं आपको, तो बिगनिंग इज द फर्स्ट बुक इन द स्टोरी इन द सीरीज, इंडसवर्स की पहली है, और इसीलिए नाम उसका द बिगनिंग है क्योंकि से शुरू हो रही है चीजें। हाँ, हमने सोचा कि यार बहुत अगर कुछ अच्छा नाम नहीं याद आएगा तो हम द बिगनिंग लिख देंगे, ठीक है। हालांकि आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वैसा नहीं है, इट्स एक्चुअली अबाउट समथिंग। सो दैट्स अ फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर, एंड दैट वाज द आइडिया ऑफ दैट कैरेक्टर एक्चुअली स्टार्टेड मच बिफोर द आइडिया ऑफ इंडसवर्स। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि लियन इज माय को क्रिएटर एंड को राइटर ऑन दैट पर्टिकुलर बुक, एंड लियन, शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज आल्सो अ वेरी वेरी बिग कॉमिक बुक एंथुसियास्ट। और इनफैक्ट हम लोग घूमने निकले और हमने पूछा कि अच्छा हु आर द फीमेल कॉमिक बुक राइटर्स, बिकॉज अगर हमें कुछ करना है फीमेल क्रिएट तो हमें वैसा वॉइस चाहिए होगा। तो हम लोग 2016 में मिले थे फॉर अनदर वेब सीरीज एट टीवीएफ, और वहां पे हमारी चर्चा हुई उनके शो को लेकर के। उन्होंने एक शो बनाया था अलीशा, जो बहुत अच्छा था। हम लोग जनरली बातें कर रहे थे, और तब उन्होंने बताया कि अरे उन्हें कॉमिक बुक्स पसंद है, और उन्हें इंडिया के लोकल कॉमिक बुक्स ब्रांड के बारे में पता था। तो वो यूएस और एलए की पढ़ी हैं, बॉम्बे में रही हैं, लेकिन उनको राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स सब पता है। सो अगेन वो एक जो होती है कि देयर इज अ क्राफ्ट पार्ट ऑफ इट एंड देन देयर इज अ आर्ट पार्ट ऑफ इट। तो क्राफ्ट इंटरनेशनल हो सकता है, बट आर्ट आई थिंक देसी भी हो सकता है, और वो उतना ही स्ट्रांग भी होता है। तो वी आर ऑल वेरी इम्प्रेस्ड, एंड आई मेट हर इन 2016। हमने जैम किया एक आइडिया पे, उसने बोला कि हाँ एक आइडिया है मेरे पास, मैं एक फीमेल सुपर हीरो लाइफ में कभी तो एक कॉमिक बुक लिखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा सही है, मेरा भी मन है। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। इनफैक्ट उसका पहला पीपीटी हमने 2017 मिड में कभी कभी बना के शेयर भी किया आपस में। तो लेकिन फिर वो बंद हो गई बात, वो वहां पे खत्म हो गई। उसके बाद फिर जब मैं आलोक से मिला 2016 एंड में, अगेन फॉर समथिंग एल्स, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग मोर। आई थिंक पहली बार जब हम मिले और कॉमिक्स पे जब हम लोगों ने थोड़ा चर्चा की, तो पहला पीपीटी मुझे ये बिगनिंग का ही दिखाया था अरुणाब ने कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो एक्चुअली में इंडस वर्स की शुरुआत से पहले द बिगनिंग सिमोन के कैरेक्टर की शुरुआत हो गई थी बिटवीन मी एंड लियन, एंड देन व्हेन इन 2017 हमने पूरा साल डिस्कस किया आलोक के साथ, और हमने बोला कि यार अभी टाइम है, मन है, अगर करना है तो सोचना चाहिए। लोग बातें करते हैं, मैंने कहा कि करते हैं यार, हम बना देते हैं। बनाने में क्या जाता है, आई थिंक मतलब यू नो नॉर्मली ऐसा होता है अक्सर कि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा इंडिया में, ये क्यों नहीं कर रहा कोई, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, ये कोई क्यों नहीं बना रहा। बट मुझे लगता है कि मतलब ये तो बहुत आसान काम है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस पूछना बहुत आसान होता है। आई थिंक अगर आपको अकाउंटेबल और आंसर वाले सिचुएशन में रहना है, वो मुश्किल काम है। तो कोई क्यों बनाएगा यार, खुद बनाओ यार, मतलब तुम खुद कर लो, मतलब इतनी सिंपल है। मतलब तो वहां से चालू हुआ है, और वहां से और आलोक मिले, तो आलोक नहीं मिले होते तो शायद ये नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि कॉमिक, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड, तो मैं तब तक मैंने गिव अप मार दिया था कॉमिक्स के ऊपर। मैंने बहुत बार ट्राई किया कॉमिक्स करने का, हर बार बात कहीं ना कहीं जाके अटक रही है, कहीं ना कहीं जाके अटक रही है। तो मैंने सोचा मे बी शायद कॉमिक बुक्स है ही नहीं, मतलब करना तकदीर में ही नहीं है। तो मैंने गिव अप मार दिया। रुणाब और मैं मिले किसी और चीज के लिए, उसने मुझे दिखाया ये सुपर हीरो ने, ये वो है। आई रियली लाइक द आइडिया, आई रियली लाइक द एंथुसियाज्म,
बट वो लेवल का एंथुसियाज्म मैं 100 बार देख चुका था उसके पहले, तो मेरा था हाँ फिर डिस्कशन होगा, फिर ये कहीं तक जाएगा, होने जाने वाला कुछ है नहीं, सो लेट्स नॉट इवन डिस्कस इट एनी मोर। मतलब मैंने एक बार कोई एक कहानी भी शायद अरुणाब को नहीं सुनाई, मैंने सिर्फ अपना जो अनमेड प्रोजेक्ट्स थे जो आधे आधे होके अटके हैं वो सब दिखाया अरुणाब को कि देखो यार ये वो बहुत सारे आलोक ने शेयर किए कि पेजेस, और बहुत अमेजिंग पेजेस दिखाता था आलोक, बोलता था अरे ये भी नहीं छपा, ये भी नहीं पब्लिश हुआ। मतलब कुछ एक साल तो हमने ये डिस्कस किया कि क्या क्या नहीं हुआ है, एंड वी बोथ वर लाइक कि इतनी सारी चीजें और अच्छे से की हुई, पूरे दिल से लगन से की हुई चीजें हैं, हुई ही नहीं है, तो मैंने तो गिव अप मार दिया था, मुझे नहीं करना था। आई थिंक वही कुछ किताब जो इन्होंने आई थिंक 10 साल पहले के कुछ पेज आलोक ने दिखाए मुझे, और वो इतने सही लगे, फिर हम लोगों ने फिर आई थिंक मार्च 2018-19 मिड मार्च 2018 तक हम लोग डिस्कस करते रहे, अरे नहीं नहीं आई थिंक यार, तो फिर आई थिंक जाके फिर मैंने थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है किसी भी चीज को समझने के लिए, तो थोड़ा वो किया, समझा, फिर आलोक के थ्रू मैं सौमिन से मिला। सौमिन हमारे थर्ड को फाउंडर है, तो ही इज ऑफ कोर्स नोन एज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द कंट्री। तो फिर उसके साथ डिस्कशन हुआ, फिर हमने सोचा कि अच्छा किस तरह से इसे साकार किया जाए, और वहां से इंडस वर्स जन्म लिया। तब मैंने ऑलरेडी बताया कि अच्छा एक किरदार तो आई थिंक मतलब सोचा हुआ है, और लियन को जब मैंने बताया तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी, उन्होंने ही बोला कि अरे वाह, मतलब हम, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सपने देखते हैं, देख के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि अच्छा एक्चुअली में हम करने वाले हैं। तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, और फिर एक कहानी आलोक की थी, तो हमने 3-4 कहानियां डिस्कस करी, और स्टंट जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद था, और फिर एक कहानी मेरे पास इंडिविजुअल थी आउटरेज, तो उसके ऊपर काम हुआ। तो बिगनिंग का मैं कैरेक्टर संक्षिप्त में बता देता हूँ कि यार एक लड़की है, शी इज बेस्ड आउट ऑफ गोवा, और नेचर और एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत क्यूरियस है, और जनरली आप देखोगे गोवा में लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। अनदर इंस्पिरेशन फॉर दिस इज वेंडल रॉड्रिक्स, he passed away early this year, so he also features in the book. So I was very impressed by the fight that he does for trees. And then Lian happens to be from Goa, that was another thing. So and Goa is a beautiful place, सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरीज बहुत कम बेस की गई हैं। तो फिर मैंने कहा कि what better than a place which is bestowed with so much of nature, जहाँ पे नेचर की फाइट की शुरुआत हो। और वहां से हमने सिमोन का कैरेक्टर सोचा, with a family which is fighting for natures and preserving of trees, and then how things unravel, and how the whole world of Yundasverse begins. And then the second story, Outrage, is a story of a guy who works in Noida. वो एक गैंग है नोएडा में जो होते हैं, जिनके लिए मतलब वो एक नोएडा फिल्म सिटी भी है, और वहाँ पे आसपास से लोग आते हैं, कोई सोशल मीडिया में काम करता है, कोई डिजिटल मीडिया कुछ करता है, कोई यूट्यूब चैनल बहुत सारे चलाते हैं, वहाँ पे बहुत फेमस चैनल है। अब तो इंडिया के बिगेस्ट चैनल दिल्ली और नोएडा से आ रहे हैं। तो नजर बट्टू एक चैनल है, उनसे थोड़ा बात हुई, रिसर्च हुआ, फिर ऑफ कोर्स कैरी मिनाटी, भुवन बाम, अमित बड़ाना, सब दिल्ली के हैं। तो ये सब हुए, तो एक एक लैंडस्केप है, एक न्यू एज बंदों का, और सोशल मीडिया और न्यूज के अराउंड। तो एक गैंग है जो कि यूट्यूब वीडियोस बनाता है, बट उनके सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। और वहाँ पे हमारा एक हीरो है सत्यदीप यादव, जो कि ऑफ कोर्स, और जो कि ऑल्सो ही इज अ दलित, ही इज समबडी हु इज नॉट जनरली, एक वो भी हमारा वो था कि वॉइस, जैसे वॉइसेस और ऐसी कहानियां जो कि बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हमेशा बात होती है, सॉरी आई एम कटिंग अरुणा हियर, ये मेरे से किसी ने कमेंट कॉल में भी पूछा था कि तुम लोगों ने जानबूझ के किया। मैंने कहा जानबूझ के इंक्लूसिविटी नहीं होती, वो फेक होती है। एक्चुअली जब हम लिख रहे थे ना, हमने सोचा भी नहीं था कि समीर जो मेरा मेरा सुपर हीरो है, ही इज अ मुस्लिम, आवर फर्स्ट हीरो इज अ कैथोलिक फ्रॉम गोवा, शी इज अ गर्ल, सेकंड हीरो आउटरेज सत्या इज अ दलित फ्रॉम बिहार हु इज इन नोएडा, एंड वी नेवर थॉट कि हम इंक्लूसिविटी ला रहे हैं। एक्चुअली द थिंग इज इंक्लूसिविटी अपने आप आ जाएगी अगर आप समाज को सही तरीके से दिखाना चाहते हैं तो, एंड वी आर शोइंग द सोसाइटी दैट वी हैव सीन सो फार इन आवर लाइव्स। So when you put your experiences, definitely there will be inclusivity. And जब किया उसके बाद समझ में आया ये तो हो गया है, and then you started working towards it to bring in the inclusivity in a way where कहानियों में वो forced ना लगे और वो उनकी ही कहानी लगे। So that is something that Arunab brought in really, really beautifully in Satya. हाँ अरुणाब, आई थिंक वही थी, वो सही बात है कि वो अगर आप सही तरीके ऑनेस्टली अगर स्टोरी कहते हैं तो अपने आप आ जाती है उसको। आई थिंक तो अपने आप, अब वो 3 बंदे हैं, एक बंदी है, वो बंदी जामिया में पढ़ती है, और पार्ट टाइम जर्नलिज्म करती है, और यूट्यूब वीडियो में इसके साथ उसमें एक बंदे को डेट करती है। फिर जो एक दूसरा बंदा है अभिक, जो मेन यूट्यूबर है, वो एक नॉर्मल बंदा है दिल्ली का, ठीक है।
और सत्या जो है उसका दोस्त है, तो वो उन लोग को कभी कभी बोलता है कि ये वीडियो बना दो, ये वीडियो बना दो अपनी एजेंसी के लिए, और उसी से उनका धंधा चलता है क्योंकि यूट्यूब से बहुत पैसे आ नहीं रहे हैं। और उसके बाद फिर कुछ वो लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और देन इट बिकम्स स्लाइटली सीरियस एंड देन दे रियलाइज दैट हम क्या, एज क्रिएटर्स, एज स्पीकर्स, एज वी आर ऑल क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन और वी आर ऑल क्रिएटिंग कंटेंट, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किस तरह से आप जो बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस पे, और मेरा बैकग्राउंड रहा है 10-15 साल का उसमें, तो आई थिंक वो एक रिसर्च भी हेल्प किया। एंड देन आलोक स्टोरी, एंड देन आलोक विल टेल यू द स्टोरी कि हाउ देन वी स्टार्टेड टाइंग इट अप एज वेल विद समीर। सो स्टंट अगेन इज अ स्टोरी, बिकॉज एक हमने नोएडा की स्टोरी कर ली थी, एक गोवा की स्टोरी कर ली थी। आई रियली वांटेड टू डू अ स्टोरी इन बॉम्बे। बॉम्बे में मेरा मानना ये है कि एक तरीके से अगर आप सुपर हीरो की डेफिनेशन देखें तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपनी पहचान छुपा के अच्छा काम करते हैं। और अगर फिल्मों को आप देखने जाएं जिनमें हम हीरोज के लिए क्लैप्स करते हैं, तो वो हीरो के लिए नहीं कर रहे होते हैं, दरअसल वो स्टंटमैन कर रहे होते हैं वो काम, और वो अनजान रहते हैं, लाइक अ ट्रू ब्लू सुपर हीरो। यू आर क्लैपिंग फॉर समबडी एल्स व्हाइल जान अपनी किसी और ने जोखिम में डाली हुई है। सो वो जो एक आइडिया था, वो जो जर्म था, वो शुरू से था मेरे पास। बहुत जमाने पहले जब मैं छोटा था, पराग मैगजीन आती थी, उसमें स्टंट वालों के ऊपर एक आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा हुआ था, और उस वक्त से वो चीज मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती थी कि कुछ लोग हैं जिनके नाम हम नहीं जानते और वो अपनी जान हथेली पे रख के ये सारे स्टंट्स करते हैं। सो द आइडिया केम फ्रॉम दैट, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अ सुपर हीरो जिसके फादर स्टंटमैन है थे और एक एक्सीडेंट में मारे गए शूट में। हीरो को नेशनल अवार्ड मिल गया और इनको कुछ मिला ही नहीं। तो किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे के मन में होगा, किस तरीके के पेन से वो गुजर रहा होगा, एंड हाउ ही कम्स टू टर्म विथ लाइफ, and something happens that makes him into a superhero. So initially the idea was very, मतलब वो जो अगर मैं उसका क्रक्स को एकदम बेसिक करके आपको सुनाऊं तो सुन के बहुत डार्क लगता है, और वो अरुणाब को भी बहुत डार्क लग रहा था इनिशियली कि यार ये पहली बुक है और ये अगर इतनी डार्क हो जाएगी तो कैसी होगी। तो बहुत उसके ऊपर काम हुआ, एंड आई न्यू कि उसको डार्क नहीं रखा जा सकता बिकॉज ऑलरेडी मेन स्टोरी काफी सैड है। उसमें कैसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए जाएं कि उसमें ह्यूमर बरकरार रहे, क्योंकि जो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, खत्म हो जाता है ना, उससे ज्यादा फनी कोई नहीं होता, बिकॉज उसके लिए सारी दुनिया एक सिनिकल जोक है। तो दुनिया ने मेरे ऊपर जोक मारा, मैं दुनिया पे जोक मारता रहूंगा वाला स्पेस पे चला जाता है। नाउ ही विल बिकम समवन हु डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। सो दिस हीरो बिकेम लाइक वन ऑफ दोज, और काफी यंग है, कॉलेज में है, पहले ही आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं उस उम्र में, उसके ऊपर में अगर आपको और फ्रस्ट्रेशन दे दी जाए तो आप किस तरीके के कैरेक्टर निकलेंगे। सो दिस कैरेक्टर इज particularly that, a little bit of cynic, a little bit of sarcastic। अगर वो सुपर हीरो नहीं होता तो हो सकता है वो स्टैंड अप कर रहा होता और बाकी सारे स्टैंड अप कॉमेडियन से ज्यादा फनी होता, बिकॉज उसके पास दुनिया को देखने का नजरिया ही अलग है। वो लेके ये स्टोरी क्रिएट की गई, उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं जो आपको पढ़ने में पता चलेंगे। उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट मेरा है उनमें, तो वो चीजें इस कहानी के अंदर हैं, और कुछ सरप्राइजेस हैं। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, बट ये है कि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। और तीसरा आइडिया ये था कि एक बहुत ही सटल वे में ये तीनों किताबों में कुछ छोटी चीजें ऐसी जोड़ दी जाएं कि आपको ये पता रहे कि ये सारी चीजें एक ही यूनिवर्स के अंदर हो रही है। तो यूनिवर्स बिल्डिंग में एक फोर्स्ड यूनिवर्स बिल्डिंग होता है जिसमें आप जबरदस्ती कुछ चीजें एक दूसरे में मिला के कोशिश करते हैं कि ये लोग एक दूसरे को जाने। दूसरा ये होता है कि आज मैं जानता हूं कि आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, अरुणाब वर्सोवा में, मैं आऊं और हम एक दूसरे को जानते हैं, एक तरीके का काम करने वाले। तो अगर 3 तरीके के सुपर हीरोज निकलेंगे तो अगर वो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे तो कोई ना कोई इस यूनिवर्स में होगा जिसको पता होगा कोई चीज बॉम्बे में हो रही है, ऐसी कुछ चीज मैंने नोएडा में देखी है, वो शायद ये गोवा में हो रहा है। तो उस तरीके से इन स्टोरीज को आपस में थोड़ा थोड़ा लिंक किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो ईस्टर एग्स दिखते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं भी देखते हैं तो आप कुछ लूज नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप पकड़ लेंगे, अरे ये वाला डिस्कशन उस बुक में हुआ है थोड़ा सा, बस उतना लेके इसको एक कॉमन यूनिवर्स, शेयर्ड यूनिवर्स क्रिएट किया गया इन कैरेक्टर्स का। राइट। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग की जो कॉमिक हिस्ट्री, इंडियन कॉमिक हिस्ट्री की बात करें तो वो 40 साल पहले जाती है, राइट। 40 साल पहले से अमर चित्र कथा आती थी, फिर परंपरा कॉमिक्स, पवन कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स,
बहुत सारी कॉमिक्स की पब्लिशिंग बुक आई है, राइट। अब ढेर सारे कैरेक्टर है, राम रहीम आए हैं, क्रुक बॉन्ड है, सुपर कमांडो ध्रुव है, नागराज है, चाचा चौधरी है, रमन है, पिंकी है, बहुत सारे कैरेक्टर हमारे पास में है, राइट। नाउ कुछ कैरेक्टर तो अभी भी चल रहे हैं जो अभी के टाइम के हिसाब से रिलेवेंट, राइट। कुछ कैरेक्टर उस टाइम के हिसाब से रिलेवेंट था, राइट। तो अगर आपकी बुक जैसे कि आज आपकी बुक छपी 2020 में, तो 2030 के अंदर में क्या आपकी बुक रिलेवेंट रहेगी, कैरेक्टर्स आपके रिलेवेंट रहेंगे अगर हम लोग 20 साल बाद भी पढ़े तो? इसके बारे में आपका क्या राय है? मेरा ये मानना है कि स्टोरी टेलिंग का जो एक विधा जो बोलते हैं हम लोग, वो अपने आप इवॉल्व होती चली जाती है कि जो नागराज जैसा शुरू हुआ था वैसा नागराज अभी नहीं है। आज के ऑडियंस के लिए आज के तरीके का नागराज है। डोगा में एक एवोल्यूशन आया है। चाचा चौधरी में मैं बताना चाहूंगा कि चाचा चौधरी में कैसे विलन होते थे पहले। उसमें विलन होते थे जो कि लड्डू चुरा रहे हैं, मतलब देसी घी का लड्डू चुरा के उसको तेल का लड्डू दे जा रहे हैं, ठीक है। और वहां से वो प्लेन हाईजैक तक गई है बात चाचा चौधरी में अगले 20 सालों में, राइट। तो एकदम एकदम ही रस्ते के चालू चपाट रुल्दू टाइप के विलन से आप धमाका सिंह को प्लेन का हाईजैक होते हुए भी दिखाया आपने सेम कैरेक्टर में। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी कैरेक्टर इवॉल्व्स। इफ यू आर नॉट इवॉल्विंग डेफिनेटली आप आउट ऑफ मार्केट चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार इवॉल्व करते रहते हैं तो डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता 10 साल 15 साल कोई बहुत बड़ी बात है। अगर 80 साल के बाद सुपरमैन अभी भी रेलेवेंट है या बैटमैन अभी भी रेलेवेंट है, एंड दिस इज द 80th एनिवर्सरी ऑफ जोकर, और जोकर भी आज रेलेवेंट है 80 साल के बाद, तो अगर आप लगातार इवॉल्व करते जाएं अपने कैरेक्टर्स के साथ में, तो मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उनको। आई थिंक सही है अरबाब, आप सही बोल रहे हो कि हमने भी यही चीज आपने जो किया है वो हमने अपनी कहानी में भी अप्लाई किया कि भाई आज के कैरेक्टर्स, ये भी है कि आपने पूछा कि कैरेक्टर्स कैसे हैं, तो वो सब आज के हैं। मतलब वो लिटरली वैसे लड़के हैं जो कि आपके दोस्त होंगे, वो वैसे ही मतलब वैसे ही फ्रेंड्स हैं जिनको आपने देखा होगा, ये वो कैरेक्टर्स हैं। तो क्योंकि तभी आप जो है सो अब रिलेट भी कर पाएंगे, तभी आपको वो कहानी क्रेडिबल भी लगेगी। आई थिंक 10 साल का टाइम इज गुड इनफ होता है। और आप अगर बाहर की किताबों को देख ले तो यार हर 20-25 साल पे क्यों आलोक वहां भी रिबूट करते हैं लोग, हमेशा रिबूट होता है यार। मतलब न्यू 52 करके डीसी में चला है, वो अभी वापस से पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को नए सिरे से रिबूट कर दिया उन लोगों ने। अभी उसके बाद इंजस्टिस भी उन्होंने स्टार्ट की थी, इंजस्टिस शुरू किया। 80s में बैटमैन ईयर 1 आई, जिसने बैटमैन की पहली किताब को लेके सडनली एक मोटी किताब के रूप में बदल दिया। फ्रैंक मिलर ने नए तरीके से रिबूट किया। हाँ, फ्रैंक मिलर के बाद स्कॉट स्नाइडर कर रहे हैं, बीच में जेफ लोब ने बहुत अच्छी कहानियां की हैं। तो हर कैरेक्टर का एक जर्नी है जिसमें नए लोग आते जाते हैं और वो ऐड करते जाते हैं। जैसे जब मैं डोगा कर रहा था, लिख रहा था, तो मैंने बहुत सारी चीजें नई उसमें डाली थी, बिकॉज आई फेल्ट कि ये आज की कहानी होनी चाहिए। अगर आज डोगा है और एक हत्या हो जाती है हीरानंदानी में, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा उसके ऊपर। मैं बॉम्बे में हूँ, मैं वो कहानी बहुत अच्छे से बॉम्बे को एज अ कैरेक्टर लेके लिख सकता हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कहानियां धीरे धीरे बदलती जाती हैं। उनके मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा ही पूरा हम पुराना वाइप आउट करके नया करते हैं, मगर अगर आप नागराज को देखें तो खजाना के बाद नागराज का पूरा स्वरूप चेंज हुआ। राइट नाउ वी हैव 3 नागराज। तो ये भी है एक तरीका, और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये हीरोज दे आर मॉडर्न मिथ का एज ही 100 साल नहीं हुआ इस समय, उस इंडस्ट्री को 100 साल नहीं हुआ कहीं पूरी दुनिया का मिला दें तो सही तरीके से। तो ये अभी भी इवॉल्व ही हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर मीडियम है, और कैरेक्टर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन मेरा आएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जितनी भी बात आपकी सुनी और अनुराग की सुनी, राइट, तो हम लोग को एक बात तो समझ में आएगा कि आपका जो कैरेक्टर है मोर ह्यूमन कैरेक्टर है, ज्यादा उससे हम लोग मतलब कि रोजमर्रा लाइफ में देख सकते हैं वैसा कैरेक्टर है, राइट। उस टाइप के कैरेक्टर है आपके, चाहे वो आपके नोएडा वाले हो चाहे जो भी हो, रोजमर्रा लाइफ में देख सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन मेरा है जो मेरे दिमाग में हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्राइक करता है एज अ कॉमिक बुक लवर भी, कि कॉमिक बुक में कोई भी कैरेक्टर का डेथ नहीं होता है, राइट। तो अगर हम लोग देखें इंडियन कॉमिक बुक हिस्ट्री में देखें तो बैक इन 1994 एक कैरेक्टर मरा था तूफान नाम करके, एंड देन नागराज मरा था वीरगति में, राइट। ही केम बैक अगेन, वो तो अभी भी हुआ है। हाँ, वो तो अभी, तो ही डाइड इन वीरगति, राइट। सो क्या आपके बुक में भी कैरेक्टर जो है मतलब उनको खत्म करने का मतलब कि आगे जाके वो खत्म भी हो सकते हैं या वो इवॉल्व होते रहेंगे? मेरी मानेंगे तो इट्स टू अर्ली टू डिस्कस दैट यार। अभी तो पैदा हुए हैं, अभी कैसे डिस्कस करें कि कब हमारे सही बात, थोड़ा जीते नहीं होता है। अभी तो पहली किताब आई है, ईयर 0 है, ये 1 भी नहीं आया।
जन्मदिन पे डिस्कस कर रहा हूँ उससे। आप बोले यार कब मरेंगे ये लोग, तो बहुत दिक्कत है। मैं अभी तक सोचा नहीं है वो, मतलब ऐसे भी पीक टाइम पे मारा जाता है कैरेक्टर को। हाँ मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ जस्ट एज अ स्टोरी टेलर, एज अ डिस्कशन अरवा भाई, कि वो जो एक बहुत अच्छी चीज मुझे लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स ने की है, आई थिंक पूरी दुनिया इस चीज पे चलती है कि यार कैरेक्टर्स को लवेबल बनाओ और फिर उनको उनके साथ फैंस को चलाओ, आगे बढ़ाओ, मतलब होता है ना वो आते रहेंगे उसकी वजह से। बट आई थिंक जो एक बहुत बड़ा मैं बोलूंगा कि आई थिंक दिस इज लाइक अ लिटरेरी इनोवेशन, जैसे टेक्नोलॉजी में एक नई आविष्कार होता है, तो वैसे कहानी के विज्ञान में एक आविष्कार है, दिस इज एन इन्वेंशन, कि उस मिस्टर JRR मार्टिन ने और गेम ऑफ थ्रोन्स में एक नया आविष्कार किया कहानी कहने का, कि आप यू फॉल इन लव विद कैरेक्टर फिर उसे मार देते हैं। मतलब यू नो, तो ये जो है मतलब ये बहुत, ये सही बात है, एक आम, आई एम श्योर यू गाइस नो इट, एक आम क्रिएटर या लेखक के लिए बहुत टफ काम है। अरे यार मतलब हम इतनी मेहनत से उसे यू नो ऑडियंस को विल मेक, उसको प्यार करवाएंगे और फिर हम जैसे ही उसका फायदा उठाने हैं वैसे हम मास्क। कि अगर म्योर ह्यूमन कैरेक्टर है, हाँ अभी पॉसिबल नहीं, बट पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो कैरेक्टर शायद मर जाए और हमेशा फॉरएवर वाला चीज ना रहे। हाँ आई नहीं, थिंक मेरा ये कहना है कि सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, मेरा ये कहना है कि ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनकी हड्डियां टूटेंगी फॉर श्योर, जिनको गोली लगेगी तो खून निकलेगा फॉर श्योर। कौन निकलेगा, राइट? हाँ, ये आपके मेरे जैसे लोग हैं। मेरा ये मानना है कि असली सुपर हीरो वो होता है जो बुलेट प्रूफ होने की वजह से ना आए गोली के सामने, बल्कि इसलिए गोली के सामने आए बिकॉज इससे कुछ अच्छा हो रहा है, वो किसी को बचाने के लिए आ रहा है, एंड ही नोज कि ये गोली उसे लगेगी तो वो मर भी सकता है, उसे चोट भी लगेगी, सारी चीजें होंगी, उसके बावजूद वो इस चीज से लड़ने को तैयार है। मेरे हिसाब से वो असली सुपर हीरो होता है जिसको पता है कि उसको चोट लग सकती है, बट स्टिल ही विल कम इन द वे ऑफ हार्म एंड ही विल स्टिल सेव द डे। नहीं, अगर आप हमारी तीनों किताबें पढ़ेंगे तो मौत उन किताबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत सारी चीजें कुछ इस तरह से कही गई हैं जो कि जनरली हम उन चीजों को वैसे एड्रेस नहीं करते। मेरे एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं जो हमेशा बोलते हैं कि एक एक्सपेक्टेड ग्रीफ होता है कि ये हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, आप हमेशा सोचते हैं। लॉट ऑफ पीपल लुक एट देयर बूढ़े होते माँ बाप को देख के सोचते हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे तो मेरे साथ क्या होगा, तो दुख आने के पहले हम उस दुख को लेने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमको पता है ये नुकसान हो सकता है और हम उस नुकसान को देखने के पहले एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये दुख हमें होगा। वैसे ही अगर एक कैरेक्टर को पता हो कि ये चीज़ हो गई है उसके साथ, तो एक्सेप्टेंस आते तक का भी एक ग्रीफ का साइकिल होता है। बैटमैन में तो एक पेज में हो जाता है कि माँ बाप को गोली लगी, मैंने बोला मैं बदला लूंगा, दूसरा कोई ब्रूस वेन नहीं होगा दुनिया में, मैं बैटमैन बन गया। मगर कुछ कहिए कि किस्मत अच्छी है कि हम वो कहानियां अब कह रहे हैं, जबकि क्लासिक जो स्टोरी टेलिंग ऑफ सुपर हीरो का एक सीमेंटेड फॉर्मेट बना हुआ है, उसको देखते हुए हमको पता है कि हम इन चीज़ों को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। सो एड्रेसिंग ऑफ दिस ग्रीफ एंड डेथ एंड अदर थिंग्स have been treated very very sensibly in these books. मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई हीरो मरेगा ही नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई कैरेक्टर मरा हुआ वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कहानियां बन रही हैं, कहानियां चल रही हैं। जिन कैरेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं उनका मिनिमम एज 30 साल का है। नागराज सबसे यंग एज पूरे डिस्कशन में, वो भी 30 साल का हो गया है, 30-35 साल का हो गया, 86 से अगर काउंट करते हैं तो हम हमारा तो ये पहला साल है। अभी जो कहानियां हो रही हैं डेफिनेटली उसमें है ये एक हिस्सा कहानियों का, मगर फ्यूचर में और क्या क्या होगा ये तो ये कैरेक्टर्स भी डिसाइड करेंगे और हम भी डिसाइड करेंगे। तो धीरे धीरे लेट्स सी वेयर इट गोज। मतलब सुपरमैन इज सो पॉपुलर बाय 1991 दैट दे किल हिम एंड बिकम्स अ नेशनल न्यूज। क्यों नहीं यार, अगर चांस आएगा और उतना लंबा स्टोरी आर्क है, सो एनीबडी वुड लाइक टू डू इट, not to just play with the feelings of the fans, but also to see what will happen. दुनिया कैसी होगी इस पर्टिकुलर सुपर हीरो के बिना। डोगा में डोगा मरता नहीं है, आप एग्जांपल दे रहे थे, बट खाकी और खद्दर और शेर का बच्चा में वो डोगा बनना बंद कर देता है। हाँ, और आप देखते हैं कि दुनिया कैसे बदल गई उसके बिना, राइट। सो एक सुपर हीरो की मौत ये सिर्फ मौत नहीं होती, एक सुपर हीरो की मौत वो भी होती है जहां वो मास्क उतार के बोल देता है हो गया यार, नहीं करना है। डार्क नाइट राइजेस में हाँ, बैटमैन रिटायर हो चुका है, उसको नहीं करना है ये। मेरे हिसाब से वो सुपर हीरो की मौत है, ना कि उसकी बॉडी की डेथ। बिकॉज अगर आप देखें फैंटम तो हर एज में मर रहा है, हर एरा में मर रहा है, बट एक नया फैंटम उसकी जगह आ जाता है, राइट। सो इन अ वे वर्ल्ड के लिए फैंटम बना हुआ है,
world without a superhero is a world where superhero has died, even if it's alive in real life. And that is something that is very, very challenging. That is something we all would love to explore at some point in our time, some point in our lives. Dark Knight Returns is a classic example of that kind of a story. मेरे लिए वो सुपरमैन, डेथ ऑफ सुपरमैन से बड़ा कहानी है, बिकॉज मेरे सुपर हीरो ने हाथ खड़े कर दिए, उसको नहीं करना है अब सुपर हीरो. So that is something that really, really intrigues me as a storyteller. So यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं करूंगा थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री में. अगर हम लोग if we go back to the history and see that what Indian comics has been done, like उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो बहुत ही अमेजिंग काम किया है. 1987 में अनुपम सिन्हा बात करते थे मल्टीवर्स की योद्धा कॉमिक्स के अंदर में, राइट? 1987 में जो हम लोग सोच नहीं सकते थे मल्टीवर्स होता, तब वहां पे वो कॉमिक्स निकालता था उस चीज की, राइट? उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे चीजें और भी बढ़ी और बहुत सारे कैरेक्टर्स आए जो कि विलेनस थे या एंटी हीरो थे. जैसे कि लेट्स से हमारे पास में आया ग्रैंड मास्टर रोबो, किरिगी, महामानव, मिस्टर क्राइम, डॉक्टर वायरस, काल पहेलिया, इतिहास, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर अलग अलग कॉमिक बुक के हैं, राइट? मुझे बात करना है कि आपके कॉमिक बुक के जो विलन है वो कौन है, क्योंकि विलन के बारे में ऑफन लोग कॉमिक बुक को हीरो के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन विलन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक हीरो इम्पोर्टेंट, राइट? तो विलन के बारे में एक मेरा फेवरेट कोट है विलन्स के ऊपर, ये शायद न्यू एवेंजर्स का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वैसे हीरोज हैव मॉरल्स, विलन्स हैव वर्क एथिक्स. विलन पूरे टाइम काम कर रहा होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन उसको रोकने आ रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. हीरो बेचारा जा जाके रोकता रहता है बिकॉज मॉरली वो रॉन्ग हो सकता है विलन. अदरवाइज विलन पूरे टाइम काम कर रहा होता है. हीरो इज ऑलवेज रिएक्शनरी. दैट इज समथिंग फॉर मी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ विलन. कि एक महामानव है, उसका एक बड़ा प्लान है. ग्रैंड मास्टर रोबो का एक ग्रैंड प्लान है, जिसके बीच में एक छोटा सा सुपर कमांडो ध्रुव आके उस पूरे प्लान को रोकते रहता है. बट इन अ वे अगर आप विलन्स को देखें, एक पूरा स्टडी है स्टार वॉर्स का कि एक्चुअली जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उनका, जो द एम्पायर है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है. एम्पायर अपने तरीके से चीजों का केओस को कम कर रहा है, लेकिन ये पूरे लोग रेबेलियन जाके उनको रोक रहे हैं कि नहीं आप केओस को बंद मत करो, केओस रहने दो, बिकॉज केओस नेचुरल है. इन अ वे महामानव क्या कर रहा है? महामानव बोल रहा है यार इवॉल्व हो जाओ, तुम सही तरीके से इवॉल्व नहीं हुए हो, ठीक है. राज अल गुल क्या बोल रहा है? राज अल गुल बोल रहा है कि तुम एक जगह पे आके तुम्हारा जो सिविलाइजेशन है वो करप्ट हो चुका है, वो इतना करप्ट हो गया कि उसको पूरा वाइप आउट करके रिबूट मारना पड़ेगा. वो गलत नहीं है अपनी जगह में. आपका थैनोस बोल रहा है कि यार 50% हो जाएगी तुम्हारी जो पॉपुलेशन है, चीजें अच्छी रहेंगी तुम्हारे लिए. इट्स नॉट अ बैड थिंग. द वे दे आर डूइंग इट इज बैड मे बी. सुपर हीरो बोल रहा है कि नहीं यार ये मोरली रॉन्ग है, हर किसी को जीने का हक है, हर किसी का फ्री विल है, मैं उसको बचाने के लिए तुम्हारे रास्ते में आ जाऊंगा. बट सुपर हीरो को भी चाहिए शांति, और जो थानोस कर रहा था उसे शांति आने वाली है दुनिया में. दुनिया बहुत खराब नहीं होती वो जो थानोस करके जाता है उसके बाद. तो हर विलन का भी दो अलग अलग एंगल होता है. वी आर नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक विलन्स एनीमोर. आई थिंक पिछले 30 साल में एक भी टेक्स्ट बुक विलन नहीं है हमारी दुनिया में. ये वो विलन्स है जिनका एक आइडियोलॉजी है. नहीं, और आई थिंक रियल लाइफ में भी अगर आप देखोगे, रियल दुनिया में भी अब एक दुनिया में अब अगर किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे गुलामी बनानी है तो लोग अटैक नहीं करते. अब दूसरी तरह से दिमाग लगाया जाता है. तो आई थिंक अगर आप देखेंगे तो उस तरह से, तो अगर आप एक्चुअल सिचुएशन भी देखेंगे तो रियल लाइफ विलेन्स भी चेंज हो चुके हैं. मतलब रियल लाइफ विलेन, अब हम न्यूज पढ़ें यहाँ देखें तो वो पॉलिटिकल करेक्ट तरीके से लड़ते हैं, तो आपको पता भी नहीं लगता है कि वो विलेन है, ठीक है. तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो अच्छी बातें कर रहा है. मैं कह रहा हूँ कि वो एक्चुअली में क्या है कि जैसे कि जो दो थॉट प्रोसेस है, एक प्रोसेस है अच्छा काम करना, एक प्रोसेस है बुरा काम करना. बट अच्छे और बुरे का डेफिनेशन पॉपुलर ओपिनियन से आता है, ठीक है. मतलब अगर आप, आई एम श्योर अगर आप राक्षसों की दुनिया में जाएंगे तो मतलब आदमी को मार के खाना बहुत, अरे ये तो बहुत बढ़िया काम है, तूने बहुत सही किया, क्योंकि उनके पॉपुलर ओपिनियन शायद वो है. तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मोरालिटी का भी डेफिनेशन चेंज होता रहता है. लेकिन जैसे कि एक विलन मेरे को जो बहुत सही लगता है वो है अपना, अरे वो एनिमेशन फिल्म में इनक्रेडिबल्स में, हाँ, जो है, जो चाहता है उसके साथ उसका सेकंड उसका वो बनना, साइडकिक बनना. हाँ, सिंड्रोम. तो मुझे ये लगता है कि, और ये बहुत कॉमन है, अगर आप मैलिफिसेंट देखेंगे तो उसमें एंजेलिना जोली को विलन की तरह पोर्ट्रे किया गया और 1.5. तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस बायस से आपने दिखा दिया, किसी को सेटअप कर दिया
तो वो चीज एड्रेस हो रहा है अभी। आई थिंक एंड गेम के पहले कैप्टन मार्वल में वो एड्रेस किया गया है कि जिसको आप आधी मूवी में गलत समझ रहे थे वो एक्चुअली सही थे। जो जो क्या नाम है उनका, स्क्रल्स। स्क्रल्स। तो और ये बहुत हर लेवल पे हो रहा है कि और ये चीज एक्चुअली कहीं कुछ हद तक आउटरेज इस चीज पे वो करता है कि ट्रूथ और डेफिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग को इतना ज्यादा म्यूटेट करके और मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया जा रहा है कि आपको एक एवरेज इंसान को पता नहीं है। और आई थिंक विलेन्स आर, these new age villains are nothing but bad negotiators. They are not willing to negotiate, like he said, on their work. They are just, they are saying कि हम यही करेंगे। they are, मतलब मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि हिटलर और महात्मा गांधी में सिर्फ सिमिलैरिटी और डिफरेंस यही था, दोनों अपने अपने प्रिंसिपल को लेके अडिग थे, एक वायलेंस के प्रिंसिपल को, एक नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को, और दोनों की सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। तो जैसा कि बैटमैन में बोला जाता है ना कि ऑल योर ईदर यू सी योरसेल्फ डाई एज अ सुपर हीरो और एंड अप सीइंग योरसेल्फ बिकम अ विलन। सो लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। हां, all our strengths become weaknesses on a given situation and all weaknesses can be strength in a given situation. और विलन्स को रहना चाहिए उस एरिया में। मॉरली एम्बिग्युइटी ही है जो किसी को हीरो या विलन बना देती है। अब रावण की तरफ से जो लोग युद्ध लड़ रहे होंगे उनके लिए तो रावण ही हीरो है, वो अपने लैंड के लिए लड़ रहे हैं, वो गलत चीज के लिए लड़ नहीं रहे, भले उनके हीरो ने कुछ गलत कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि आपके हीरोज कुछ गलत नहीं करते, सुपरमैन बहुत सारी चीजें गलत कर सकता है। अगर आप देखें लेक्स लूथर और सुपरमैन का फाइट जो है वो आइडियलिस्टिक फाइट है। लेक्स लूथर बोला ये एलियन है, ये इस धरती का है नहीं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते हो आप। किसी को नहीं पता यार सुपरमैन की बॉडी जैसे वर्क करती है। व्हाट इफ व्हेन ही डाइज ही बिकम्स एन एटम बॉम्ब जो पूरे लैंड को वाइप कर सकता है। आपको नहीं पता है उसकी बॉडी के बारे में, मेडिकली वो हमसे बहुत अलग है उसकी बॉडी। तो लेक्स लूथर इज अ मैन ऑफ साइंस, ही सेइंग ट्रस्ट इश्यूज है। और किसी भी साइंटिस्ट को, मतलब स्टीफन हॉकिंग बोल के गए हैं कि यार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अगर वॉर होता है उसमें हम लोग रुकेंगे ही नहीं, मतलब हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है वहां पे फाइट करने। तो वो लेक्स लूथर इतने जमाने से बोल रहा है और स्टीफन हॉकिंग को अपन नोबेल दे रहे हैं। लेक्स लूथर हमारा सुपरमैन का विलन है। और इसी को ना फिर बाद में डीसी ने वही, जो मैं आपको पता इनजस्टिस में जो विलन है वो सुपरमैन ही विलन है इसमें। तो इसमें इसी चीज को जो लेक्स लूथर बोलते आ रहा है, इन्होंने इसी चीज को मतलब कि फिर से, क्योंकि वो बोलते आ रहा पब्लिक के दिमाग में भी है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, उस सिचुएशन को उन्होंने दैट दिखाया है। नहीं, क्योंकि सुपरमैन को जब भी राइटर्स जाके टच करते हैं, वहां एक छोटा सा कोई भी इंटेलिजेंट राइटर उसको जब टच करता है तो उसको लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है कैरेक्टर। मतलब बैटमैन को भी सुपरमैन पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी लगता नहीं। बैटमैन नेवर वांट्स टू गिव हिम द कंप्लीट पावर। कहीं ना कहीं मन में ये डर तो रहेगा ही कि ये आदमी जिस दिन पगला गया सुपरमैन, तो आप समझ रहे हो ना, आप कहीं नहीं टिकोगे उसके सामने। So you need to keep him under control. Like a friend of mine said very nice thing. He said कि गवर्नमेंट में चाहे जो भी पार्टी रूल कर रही हो, उसको एक जगह पे प्रेशर देके रखने की जरूरत है, नहीं तो दे थिंक दे आर इनविंसिबल irrespective of which side of ideology they represent. Anybody who gets the extreme power, with more power comes more responsibility बोलते हैं, but with more power comes more chances to get corrupt. Absolute power corrupts, always corrupts. मेरे में लाइन है वो, मतलब कॉमिक में, कि जितनी ज्यादा पावर होगी आप उतने करप्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और सुपर हीरो के पास जितनी पावर होती है किसी के पास नहीं। तो आपको उसको एक जगह पे कंट्रोल में रखने के लिए एक बड़ा उससे आइडियलिस्टिक वे में, if not in terms of powers, like Lex Luthor is not as powerful as Superman, but you need a balancing power for a superhero, and I think villains play that role very beautifully. जैसा आलोक आपने बोला कि सही कि द हीरो हैज मोरालिटी एंड द विलन हैज वर्क एथिक्स, तो उसका डायलॉग है ना वो डार्क नाइट में कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। तो इट्स लाइक हाँ, ये प्रॉपर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि, क्योंकि अभी इफ यू सी जोकर से बहुत लोग रिलेट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मीम्स गोइंग कि childhood is when you idealize Batman, adulthood is when you realize Joker was right in a lot of things. अनार्की ऑलवेज अट्रैक्ट्स यार, अनार्की से बड़ा अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं दुनिया में, है नहीं। हाँ, तो इसीलिए एक टाइम के बाद आप देखते हैं कि ये विलन जो है ना बहुत गलत तो नहीं कर रहा है, ये जो गलत है, इतनी गलत बात तो नहीं कर रहा है ये। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये वाला जो बुक आप लोगों ने निकाला दैट इज ईयर 0, राइट? सो आई इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ आएगा, राइट? सो इसमें अभी हम लोग 3 कैरेक्टर, जैसे 3 हीरो का भी अनाउंस कर रहे हैं, तो क्या
अब आगे जाके इसमें और भी कैरेक्टर हीरोज आएंगे और एक यूनिवर्स आप लोग बनाएंगे, उस पर भी आप लोग कुछ सोचे हुए हैं फ्यूचर के बारे में? हाँ ऑफ कोर्स आई थिंक वो तो करना ही है। आई थिंक अभी पहला साल था, देखना भी था, सीखना था, और टाइम भी, देयर वाज ओनली सो मच टाइम फॉर अस। तो हम लोगों ने सोचा कि 3 से चालू करते हैं, क्योंकि कहानियों को लिखना, स्क्रैच से कैरेक्टर को क्रिएट करना, उसमें टाइम था। बट हम लोग अभी जैसे कि नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान है कि टोटल हम 9 किताबें चाहते हैं, जिसमें से 3 सीक्वल होंगे और 6 शायद कैरेक्टर्स होंगे नए। तो प्लस अभी हमारा हमेशा रहता है कि, एंड दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली थिंक, दैट वंस यू डू इट योरसेल्फ देन ओनली यू आर एबल टू एक्सटेंड टू अदर। अब बहुत सारे क्रिएटर्स, राइटर्स मुझसे, आलोक से, सौमिन से मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छी कहानियों का आइडिया है। आइडिया के बाद उसमें से हम होमवर्क करने वाले लोगों के साथ मिलेंगे और फिर उसके बाद उनके साथ और करेंगे। तो आई थिंक जो हम सोचते हैं कि राज कॉमिक्स या डीसी या मार्वल बनना है, उसके पीछे बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स, राइटर्स और जीनियसेस का एक वो होता है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर टॉकिंग, एंड हम तो बहुत सारे, वी आर वेलकमिंग ऑल राइटर्स, बिकॉज कॉमिक बुक एज एन आर्ट फॉर्म, आर्ट फॉर्म भी छोड़ो, एज अ मीडियम बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है अपनी कंट्री में, और अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इसको लेके नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें वो रीडिस्कवर करना है। आई थिंक विद ऑल ऑफ योर हेल्प हम चाहते हैं कि उस चिंगारी को थोड़ी और, जो होता है ना, मतलब निकाला जाए बाहर, कि हाँ भाई। एक और चीज हुई है ना कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री, जो कॉमिक बुक इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट फिनिक्स के जैसा है, पूरा जल गई है, और उस राख से वापस नए पब्लिशर्स निकल के आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ पब्लिशर्स आर फैन बॉयज देमसेल्व्स, जो कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए और जिनको लगा कि इस मीडियम में कुछ तो बात है, इस मीडियम में काम करना चाहिए। न्यू एज राइटर्स जो हैं या न्यू एज क्रिएटर्स जो हैं, वो लोग हैं जो जिन्होंने पिछले 10 साल में मार्वल मूवीज देखी हैं, फ्रॉम 2008 टू 2018 और 1920। उनके एक स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल है, एक पर्टिकुलर स्टाइल है जिसपे वो लोग काम करना चाह रहे हैं। उनको लेके इस पर्टिकुलर स्पेस में लाना एंड इस तरीके से काम करना is going to be one of the biggest challenge that this industry will face in future। और वहाँ पर हम लोग अभी भी देखते हैं, बहुत सारे लोग आइडियाज लेके आते हैं और फिर उनके साथ हमको बैठना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है कि इसमें इंडियननेस कैसे आनी चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टोरी को कैसे तुम और बेहतर तरीके से कह सकते हो, क्योंकि शानदार स्टोरी एक चीज है और स्टोरी को शानदार तरीके से कहना दूसरी चीज है। बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं ना जो चुटकुले सुनाते हैं, मगर हंसी नहीं आती उन पे, क्योंकि उनका वो सुनाने का ना तरीका ही इतना भयानक है कि बाय द टाइम पंच लाइन आता है आप सोचते हो कि क्या करना है अभी इस पे। तो वो पंच लाइन लाना, वो चीजें करना, उसमें बहुत फाइट है, उसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है। जस्ट रीडिंग अ कॉमिक बुक और ट्राइंग टू साउंड लाइक मार्वल, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो जाता है। मतलब अनलर्न करना बहुत जरूरी हो गया इस समय लोगों के लिए, लर्न से ज्यादा, क्योंकि सीख बहुत ज्यादा गए हैं। मतलब बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल है लिखना कॉमिक बुक। कुछ भी लिखना एक बहुत बोरिंग काम होता है। ड्रॉ करना शायद और भी बोरिंग काम होता है। और ये बहुत ही लोनली जॉब्स हैं। ये जॉब वो रॉकस्टारी जॉब्स नहीं है कि आप, तो इसका इम्पैक्ट बहुत रॉकस्टार वाला है, लेकिन ये जो एक्चुअल जीनियसेस हैं वो शायद कभी पार्टी नहीं जाते, कभी बाहर नहीं चिल करते, वो रूम में बैठ के, मतलब बहुत बोरिंग लोग हैं शायद हम लोगों की तरह, मेरे शायद। और तो मुझे लगता है हम सारे लोग ऐसे ही हैं। हाँ, मतलब वो बहुत, और इसका इम्पैक्ट तो बहुत, अरे रॉबर्ट डाउनी जूनियर लोगों को दिखता है, बट रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक पेज भी नहीं लिखा है। मतलब जो लिखने वाले हैं उनका नाम आपको नहीं पता है, वो जो पीछे बैठ के रूम में अपने गोडाउन में बैठे हुए हैं, जो शायद बाहर ही नहीं निकले होंगे आज तक। तो किसी भी, क्या है कि किसी भी आर्ट फॉर्म के पीछे का जो होमवर्क है वो बहुत पेनफुल है, और वो जिनको समझ में आता है फिर वो ट्रू जीनियस होते हैं। और आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मैंने टीवीएफ में किया था, कि राइटर्स को पहले कोई जानता नहीं था, फिर हमने राइटर्स को टीवीएफ में बॉस बनाया। राइटर अगर सेट पे होना जरूरी है, और डायरेक्टर एक्चुअली राइटर को रिपोर्ट करता है कि अच्छा आप खुश होगी नहीं सर, क्योंकि हमारे यहाँ उल्टा होता था। हमारे शोज में एक राइटर एक्चुअली कट बोल सकता है कि अरे नहीं, मतलब ये तो नहीं समझ में आ रहा। तो उस तरह का एम्पावरमेंट जब फील हुआ तो सब लोगों को लगा अरे यार, मतलब यहाँ तो राइटर बनेंगे तो हम ज्यादा अथॉरिटी में और हम अच्छे, और फिर यू अट्रैक्ट द गुड टैलेंट जिनको सही में जीनियस काम करना है। आई थिंक वो चीज कॉमिक बुक में हमें करना है, हमें आर्टिस्ट करना है। बिकॉज कॉमिक्स में क्या हो रहा है ना, सबको ये दिख रहा है कि अरे स्टेज पे जा रहे हो आप, बुक लॉन्च कर रहे हो, ये तो बड़ा कूल है। वो बुक लॉन्च करने के पहले जो 4 महीने हम लोगों ने खून पसीना बहाया है, हम लोग होटल के एक रूम में बंद थे फॉर 15 डेज, खाना खाने पानी पीने बाहर नहीं जा रहे थे, बंद करके एक तरफ इलेक्ट्रिक चल रहा है, इधर ये चल रहा है, बहुत मेहनत हुई है।
मानेसर गुड़गांव में बैठे थे 5 हाँ। दिन होटल में जहाँ पानी भी नहीं मिल रहा। हमको खाना नहीं मिला था एक रात को, पता है 2 रात खाना नहीं मिला था हम लोग, क्योंकि 11 बज जाता था वहां खाना बंद हो जाता था। बट वी वर सो डेडिकेटेड टू डू दीज बुक्स। मतलब हमारे प्रिंटर्स परेशान थे हम लोगों को देख के कि आप लोग कुछ खा लो, हम मंगा देते हैं आपके लिए। तो हम इधर काम कर रहे थे और यहाँ खाना खा रहे थे। तो वो चीज किसी को दिखेगी नहीं अनलेस वी शो द यू नो बिहाइंड द सीन्स वाले जो सीन्स अगर लोगों को दिखाएंगे। अभी लोगों को ये दिखेगा कि अरे कॉमिक्स है, बॉक्स सेट निकाल रहे हैं, उसमें किताबें दिख रही हैं, बड़ी कूल लग रही हैं। सौमिन की तबीयत खराब है, बुखार हो रखा है, अरुणाब की हालत ऐसी थी कि उसको प्लेन में डॉक्टर ने ट्रीट किया था। दैट इज हाउ ही रीच द प्रिंटिंग प्रेस। और वो सारी चीजें कभी किसी को नजर नहीं आएंगी। किसी को नहीं समझ में आएगा कि सुबह 6 बजे प्रिंट आउट्स लेके फ्लाइट पकड़ के एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे देके यहाँ लैंड करना। हाँ, 7 दिसंबर को अनाउंसमेंट हुआ था, उसके लिए जो 3 कार्टन बुक लाई हैं वो फैजल और आलोक खुद ही दिल्ली से ढोके ऐसे ढो के हम लोग फ्लाइट में लेके आए हैं। वहां हाथ जोड़ा हमने एयर इंडिया वाले को कि कॉमिक से इसके एक्स्ट्रा पैसे मत लो हम लोगों से, ले जाने दो। 2.5 किलो 3 किलो के पैसे देके उनको लेके आए और आते ही सीधा कॉमिकॉन पहुंचे हैं। मतलब यू कैन सी आवर फेसेस ऑन दैट लॉन्च। बट वो होता क्या है ना कि जो जगमग जो है ना वो बड़ी इजीली दिख जाती है। अरे तुम तो स्टेज पे चढ़ के किताबें लॉन्च कर रहे हो। किसी को नहीं पता है कि मतलब जूते के तस्मे दोबारा नहीं बांधने हैं, वो परसों के बंधे हुए हैं जूते। आज ये खत्म होगा, उसके बाद घर जाके जूते खोले जाएंगे। उस लेवल पे काम हो रहा है कि अरुणाब को एयरपोर्ट से उतरते ही सीधे भागना पड़ रहा है लोकेशन पे, सो दैट थिंग्स आर इन प्लेस। हम लोग दूसरी फ्लाइट से पहुंच रहे हैं सामान लेके, क्योंकि सामान छप रहा है अभी भी। सौमिन 3 दिन से सोया नहीं है और हालत खराब हो जाती है लोगों बनाया की। जा रहा है। फैजल मंदार जो हमारे लेटर, वो उसने भी बहुत मतलब वो बहुत मेहनत की है। मंदार की तबीयत खराब हो रखी है। 5 डिग्री का टेम्परेचर है दिल्ली में। हम में से कोई तैयार नहीं है उस टेम्परेचर के लिए। जैकेट्स नहीं है हमारे पास। हम लगातार, हमको प्रिंटर ने अपने यहाँ एक रूम दे दिया कि भैया आप लोग यहीं रहो, क्योंकि आप लोग जाते तो हो नहीं, तो यहीं बैठो और यहीं करो। और वो सुबह और शाम की शिफ्ट के लोग आ रहे हो, परेशान हो रहे कि ये बंदे कर क्या रहे, सोया कब है ये आदमी। बट तो मजा आता है यार, आई थिंक बट मजा आता है, मजा आता है, क्योंकि पैशन इज नॉट अबाउट दैट स्टेज, पैशन इज अबाउट टेलिंग द स्टोरी। अब वो क्या हो रहा है, पैशन आधी जनता जो हमारे पास आती है कॉमिक्स करने के लिए, कुछ करने के लिए, सबको कूल बनना है, सबको डे 1 मार्क मिलर बनना है। ठीक है, उनको लग रहा है कि मार्क मिलर ऐसे घर से अंगड़ाई लेके उठा और मार्क मिलर बन गया। 25 साल काम किया उसने बिफोर हिज नेम वाज देयर ऑन द बुक्स। वो 25 साल कोई डालने को तैयार नहीं है किताबों में। हम लोगों ने 10-10 15-15 साल काम किया है, किताबें बाहर नहीं आई बोले, लेकिन 10 साल 12 साल काम करके आपने सीखा है। और आपके अंदर वो जुनून अभी भी है इस उम्र में भी कि आप वो नाइट्स एंड डेज यू नेवर काउंट दैट। और कोई लग्जरी नहीं है, मतलब आप जो भी कोई आना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई लग्जरी नहीं है। वो जो दिखता है ना वो एक दिन होता है, उसके पहले 6 महीने ना मतलब वो देख लो तुम। 6 महीने पागल हो जाओगे बंद होते होते, राइट? पागल हो जाओगे। हमको कुछ दिख नहीं रहा था, सपने में कॉमिक्स आ रही थी यार। तो सर तो बेसिकली कलाकारों का हाल हर जगह यही है, अभी भी है। बट लेकिन अब फाइनली एज अरुणाब सर ने बोला कि वो रिकॉग्निशन मिल रहा है, अब लोगों को भी लग रहा है कि ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम कर रहे हैं तो इट्स लाइक लोग जो पैशनेट है वो भी बाहर आ रहे हैं। पहले लोग क्लोजेट में थे कि यार राइटर बन के क्या मिल जाएगा, कुछ होगा नहीं होगा। अभी लोग हैं कि चलो पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड दे आर कमिंग आउट। नहीं, बट मेरा कहना है ये क्या है कि वो अभी थोड़ा हम आई थिंक क्या है कि आग और पानी का संतुलन बनाने में जरूरत होता है। आई थिंक काम करना, साथ में अपने आप को पुट आउट करना। अब हमारा तो वैसा सिचुएशन है कि मतलब हमने पूछा, भाई राजेश है, राजेश ने हमारा मीटिंग किया है और वो इतने अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, राजेश नागुला, सब लोग आप लोग जानते हो। उनको बोलो कि भाई राजेश आपको आना है, ठीक है। तो राजेश बोल रहे अरे नोएडा से फरीदाबाद से मैं कैसे लॉन्च पे आऊंगा। मैंने कहा अरे यार ये क्या कर रहे हो, अपना लॉन्च है, मतलब आपको आना ही है, वरना मतलब लॉन्च होगा नहीं। मतलब लिटरली मुझे धमकी देनी पड़ती थी कि मतलब नहीं आओगे तो फिर मतलब हम जो है अब वो लॉन्च पे आ जाएंगे, स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे। आर्टिस्ट भी अपने आप बड़े शर्मीले। आर्टिस्ट को ढूंढना अपने आप में एक कहानी है, वो एक इंटरव्यू अलग है। मैं बता रहा हूँ आपको कि आर्टिस्ट को ढूंढना कैसे है। अरुणाब को कहाँ भेजा है हम लोगों ने। मतलब मैं अभी शेयर करता हूँ, जैसे कि रुक जाओ अभी आपको वीडियो दिखाएगा क्या? नहीं वीडियो नहीं, मैं एक जैसे शेयर स्क्रीन करता हूँ। एक हमारा जो फाइनल, जिससे हम लोग काफी हैप्पी थे कि चलो फाइनली आर्टिस्ट लोग आए। होस्ट हैज डिसेबल्ड अटेंडिंग स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। मतलब मैं अगर बाद में दिखाते हैं, बाद में भेज देंगे। दिखाता हूँ तो आई थिंक वो वही है कि अब
राजेश को हमने बुलाया, फैजल को बुलाया, फिर वो लोग आए और फिर हमने दिल्ली कॉमिक कॉन पे बोला, फिर उन्होंने बोला अरे वाह यार अच्छा लगा, मतलब So Anurag, is it Faisal of Garbage Bin or some other? Yeah. Same. Same guy, no? Yeah. So okay, right. So okay. he has designed the books यार. The book का pages and जो पूरा एक डिजाइनिंग हुआ है एक्स्ट्रा पेजेस का, वो सब फैजल ने किया है हमारे लिए. चैप्टर ब्रेकर और सप्लीमेंट्री, वो जो भी वो सामने का जो बुक का डिजाइन किया, राइट? सामने cover are done by some other artist. He did the entire book का भी डिजाइनिंग होता है ना, टेक्स्ट कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा पेजेस पे क्या चीज कैसे होंगी, वो पूरा उसने डिजाइन किया और ब्यूटीफुली डिजाइन किया है उसने. किताब भी दिखाना चाहेंगे भाई, मतलब भाई किताब मैंने दिखाई थी. हाँ, तो ये देखो अंदर का थोड़ा पेजेस दिखाइएगा, फ्रंट पे अंदर के पेजेस. अंदर के पेजेस आपको दिखाते हैं. ये शाइन हो रहा है. हाँ, ये अभी दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है. द बिगिनिंग. हाँ, फिर ये अरुणाब की बुक है आउटरीच, द मार्शल आर्ट वाली, और ये मेरी है स्टन. कैन वी सी अंदर का थोड़ा सा एक पेज, अंदर के पेजेस में आपको दिखा सकता हूँ. ऑल्सो आपने क्योंकि वेबसाइट देखी हुई है, हाँ. आप वेबसाइट से भी आर्ट लेके इस इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं अगर ग्राफिक्स में करना चाहें तो. थैंक यू वेरी मच. सो ग्लॉसी पेपर पूरा है, राइट? ग्लॉसी आर्ट पेपर है ये, एग्जैक्टली द सेम पेपर इन विच अ मार्वल और डीसी बुक इज प्रिंटेड. और इन 3 बुक्स के साथ हम लोग आपको एक नोटपैड भी देते हैं सो दैट यू कैन राइट योर ओन स्टोरी. उसके पीछे भी एक कहानी है कि अरुणाव और मैं कॉमिक कॉन में गए थे पिछले साल. हम दोनों ने एक नोटपैड खरीदा था कि हम लोग अपनी कॉमिक्स लिखेंगे उसमें, और हमने कॉमिक्स लिखी जो फाइनली नेक्स्ट कॉमिक कॉन में हमने लॉन्च की. तो हमने सोचा इस कॉमिक कॉन में हम लोग सबको नोटपैड्स फ्री में देते हैं, जिसको लिखना है वो लिखे और अगले साल लॉन्च करे. गुड पार्ट. सो अरुणाव, कुछ क्वेश्चन है. आप जिस शहर से, उस शहर से मैं भी हूँ, मुजफ्फरपुर. अरे वाह, ये आखिरी अभी क्यों बता रहे हैं, बताओ. और वाह भाई. यहाँ So I grew up in same city from where you are, right? Now मुझे ये बात पता है कि वहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है. एक जिला स्कूल है जहाँ पे जाके फुटबॉल खेल सकते हैं, एक जुब्बा सानी पार्क है जहाँ पे जा सकते हैं. कुछ काम है जो हम लोग टीनेजर करते थे. एक तो वीडियो गेम पार्लर में बैठ के दिन भर वीडियो गेम खेलते थे या कॉमिक बुक पढ़ते थे, राइट? आपने भी मेरे ख्याल से यही किया होगा. जो हम लोग तो मुझे वीडियो गेम भी पसंद नहीं थे, तो मैं सिर्फ कॉमिक्स वही रेंट पे लाता था. 6 रुपए वाली कॉमिक 60 पैसे में, और 12 रुपए वाली 1 रुपए 20 पैसे में. राइट. सो बचपन में जो आपका कॉमिक्स का प्यार है, राइट? मैंने ये भी सुना कि कोटा में आप एक बार आईटी एग्जाम दे रहे थे और कॉमिक के चक्कर में आपका एग्जाम खराब हो गया. हाँ, मतलब पहली बार मैं जो फेल हुआ हूँ इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि सोनू बुक स्टॉल था वहाँ पे, और वहाँ पे सारा लेटेस्ट बुक स्टॉल रखते थे सोनू जी. और मैं और मेरे दोस्त हैं सौरभ खन्ना, जिन्होंने कोटा फैक्ट्री के जो क्रिएटर है, और हम दोनों जो है जो थे, और हम दोनों फेल हुए क्योंकि हम कॉमिक्स ही पढ़ते रहते थे वहाँ पे किताबों से ज्यादा कोटा में. Okay. एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई कैरेक्टर लाइफ में मिलेगा, लेट्स से आप कोई एक्टर हो, आपको प्ले करने के लिए मिलता है, या कोई कैरेक्टर आपको लिखने के लिए मिलेगा इंडियन कॉमिक, आपकी अपनी बुक से नहीं, किसी भी इंडियन कॉमिक बुक हिस्ट्री से आपको मिलेगा, राइट? तो आप कौन सा कैरेक्टर को चूज करोगे कि जिसके बारे में आप लिखना चाहोगे? तो पहले का भी थोड़ा, बिकॉज आपने चाइल्डहुड की बात करी और मुजफ्फरपुर और बिहार की बात करी. आई थिंक यूपी बिहार में लोग काफी पढ़ते हैं क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे साधन नहीं होते हैं, तो लोग किताबें पढ़ते हैं. तो आई थिंक वहां से ही आप इंस्पायर हो जाते हो. आई थिंक वहीं से कहीं तो आपका एज अ चाइल्डहुड आपने ये किया है. इनफैक्ट सारे ईस्टर्न स्टेट, आलोक भी उड़ीसा में थे, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी, जो माली हालत है उनके सारे हमारे सारे चाइल्डहुड. तो यार वहां पे ही ये जैसे हमने अपनी कंपनी का हमने पोस्ट किया था अभी ऑफिशियल, तो उसमें हमने पहला लाइन लिखा था कि मतलब कॉमिक बुक्स वर द यूट्यूब, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम ऑफ आवर चाइल्डहुड ऑल रोल्ड इनटू वन. तो मतलब होता है ना कि वो सब कुछ हमारे लिए वही थे. और वहां से हम कहानियां पढ़े. चुंबा का चक्रव्यूह एक किताब थी जिसको पढ़ के मुझे बड़ा मजा आया. फिर मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि देखिए इसमें मैग्नेटिज्म की थ्योरी भी समझ आ देते हैं. हम अनुपम सिन्हा से मिले थे, बोले कि हाँ मैं ऐसे बीच बीच में पढ़ाई की चीजें डाल देता था. मेरे पिताजी ने एक्चुअली, मेरे पास कुछ 10, 15, 20 किताबें थी, वो उन्होंने पकड़ी और वो इतना अगेंस्ट थे इसके कि उन्होंने उस पे जो है सो मटिया तेल डाल के पूरा जलाया है उसे हमारे घर के बीचों बीच. तो मतलब ये इस तरह का था यार, मतलब पढ़ाई पे फोकस करो और ये करो. लेकिन फिर भी मैं बच के निकला, और वहां से ही आई थिंक कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि स्टोरी टेलिंग का पहला इंस्पिरेशन और पहला जो इन्फ्लुएंस है वहां से आया. फिर टीवी शोज, अगेन मतलब मुल्ला नसरुद्दीन करके एक शो आता था डीडी पे, और फिर वहां से बाकी हो. लेकिन पहला
विजुअल और ऑडियो होता है ना, मतलब डायलॉग्स भी हैं और आप चित्र भी देख रहे हैं, वो चीज जो है, वो जिसको स्टोरी बोर्ड बोलते हैं लोग, जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको एनिमेटिक्स बोलते हैं, हर चीज में वो एक बेसिक है, वो फंडामेंटल है। तो वहां से बहुत यार, मतलब आई थिंक थैंक्स टू दैट बैकग्राउंड एंड थैंक्स टू दैट वी वर एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट पिक पीसेस, कहीं ना कहीं दिमाग में रहा, और थैंकफुली आज टचवुड, मतलब थैंक्स टू एवरीबडी एंड थैंक्स टू यूनिवर्स वी आल्सो कुड क्रिएट अ बुक्स। हर आई थिंक इंडिया में यार कहानियां बहुत रिच हैं। आप प्रेमचंद ले लो, अनुपम सिन्हा ले लो, मनु ले लो, अंकल पाई ले लो, हर हरिशंकर प्रसाद ले लो, श्री भाई, राम हाँ। शुक्ल ले लो, बहुत सारे यार, बहुत रीजनल राइटर्स हैं, बहुत बहुत अमेजिंग है मराठी राइटर्स। तो कहानियां बहुत है हमारे यहाँ। आई थिंक जो क्राफ्ट पार्ट है, तो कहानियों को मैं आर्ट पार्ट समझता हूँ, क्राफ्ट पार्ट है, उस पर आई थिंक हम लोगों ने इनफ मेहनत या फिर इनफ फोकस नहीं किया है। आई थिंक, तो मुझे लगता है कि यार दिस इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, मतलब समबडी इन माय ऑफिस आल्सो कीप सेइंग दैट, मतलब यू यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट ग्रेट आर्ट, मतलब दैट इज व्हाट, एंड दैट इज पर्सनली दैट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड। लोग बोलते हैं कि जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स आर, दे यूज आर्ट टू क्रिएट ग्रेट टेक्नोलॉजी, तो टीवीएफ में हो या इंडस वर्स में हो, मतलब ये मेरी फिलोसफी रही है कि वी शुड यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट ग्रेट आर्ट। और वो डेफिनेटली हम हम मार्क मिलर से और डीसी से और मार्वल से बहुत इंस्पायर्ड, मतलब पैनल कैसे होना चाहिए और क्या स्टाइल होना चाहिए, और वो चीज सौमिन हम लोग को सिखाते हैं। सौमिन एंड आलोक ऑफ कोर्स वो राज कॉमिक्स में भी काम कर चुके हैं ये दोनों, और ग्राफिक इंडिया में भी देवर हेड्स एंड दे वर्क फॉर इमेज एंड एवरीथिंग। और वो संतुलन की वजह से ही शायद हमारी पार्टनरशिप हुई, क्योंकि वो हम सब तीनों अप्रिशिएट करते हैं। वो लियन भी अप्रिशिएट करती है, वो राजेश नागुलाकुंडा भी अप्रिशिएट करते हैं, वो हेमंत भी, आई थिंक एवरीबडी डज दैट। बट हम वो चाहते हैं कि वो चीज का मैरिज होगा, तो हम अपनी कहानियों को पे काम करके अपने कैरेक्टर्स पे काम करेंगे, लेकिन उनको कैसे कूल बनाना है, इसके लिए हम क्रिस्टोफर नोलान से भी 4 चीजें सीख सकते हैं, और टॉड मैकफार्लेन से भी 4 चीजें सीख सकते हैं, और साथ में मनु और अनुपम सिन्हा जी से और संजय सर से भी सीख सकते हैं। तो वो तो है यार, वो हम करना चाहेंगे। हम चाहेंगे हमारी कैरेक्टर्स जो हैं वो इतने कूल भी हों और साथ में रूटेड भी हों। श्री राम सर और अनुराग सर ने हमारी किताबें देखी और वो बहुत खुश थे कि अच्छा, हमें कि दिखने में बड़ा पॉलिश लग रहा है बट इंडिया भी दिख रहा है। तो दिख रहा है कि अरे खाना खा रहा है चटाई पे और प्रेशर कुकर में बोल रहा है कि अरे यार ये क्या खिचड़ी बना है। तो मतलब वो चीज है, मतलब वो एक स्टंट कर रहा है, स्टाइल है बहुत, लेकिन वो बातें हो रही हैं धारावी में कि स्लम की और वो सब, तो वो हम करना चाहेंगे यार। वो अरिजीत सिंह के गाने भी सुन रहा है, मीम भी देख रहा है, सब कुछ चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली वही चीजें चल रही हैं जो आपने रियल लाइफ में देखा है, कि उसको लगता है कि अनुराग कश्यप का कैरेक्टर है जो करण जौहर वर्ल्ड में फंस गया है गलती से, तो तो वो ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेस फील करता है खुद को। मतलब वो करना है यार। आई थिंक वो पर्सनली मुझे लगता है कि मेरे को, जैसे मेरा बेन फेवरेट कैरेक्टर है, वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है, तो वैसा कुछ मैं करना चाहूंगा। मैं देख ही रहे हो आप, पहना हुआ टी शर्ट डोगा, तो ये Also, है। Bane, because he has mentioned, Bane के co-creator हैं चक डिक्सन, तो चक डिक्सन को अरुणाब की बुक काफी पसंद आई है, आउटरेज। तो चक डिक्सन ने अरुणाब की बुक के बारे में काफी अच्छी बातें बोली हैं जो बुक के ऊपर है। लियन की बुक आई थिंक हमने स्नेहा खनवलकर को दिखाई थी, because we felt कि she can relate really well to that और character। वो बहुत इंडी इंडी कॉमिक बुक बहुत फॉलो करती हैं, शी हाँ, इज इनटू दैट आर्ट एंड वो। मेरा मेरा हमने आलोक की किताब को तो वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉमिक बुक क्रिएटर ने भाई बोला है कि सो मार्क सर्टिफिकेट, उन्होंने ही बोला कि भाई इतनी ऑसम और अमेजिंग है। वो बोले कि मैं खुद करना चाहता था ऐसा, तुमने कुछ पहले ऐसा करना चाहता था, तुमने 1 साल पहले कर लिया, मेरा एक नेक्स्ट ईयर में प्लान है करके उनका एक मेल आया मुझे। तो अब मैंने जब खत्म किया था ड्राफ्ट, तो मैंने उनको भेजा था कि ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो मार्क मिलर, मतलब आई फील इज वन ऑफ द बिजिएस्ट कॉमिक बुक क्रिएटर्स इन द वर्ल्ड। सिविल वॉर से लेके वांटेड, किंग्समैन, किक एस, सब उनका है। अभी 3 शोज उनके नेटफ्लिक्स पे हैं। तो आई हैड सेंट, मतलब चलो आप देख लो ये कर रहे हैं गुरुजी टाइप्स, बट ही रियली लव्ड इट यार। ही सेंट अ लॉन्ग ईमेल प्रेजिंग द आर्ट, प्रेजिंग द राइटिंग, एवरीथिंग। सो समहाउ ब्लेसिंग भी जो है वो काफी ऐसे लोगों से मिली है जिनके हम लोग फैंस हैं। लाइक अरुणाब बेन का बड़ा फैन है, तो बेन का ही को क्रिएटर ने अरुणाब की बुक चेक कर ली है। तो सर सब इससे कि मेरा एक सवाल ये था कि अभी जैसे कि जब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, डिजिटल एप्स, डिजिटल मीडिया जब से आई है, तब से कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ गए इंडिया में। अब मैं ये नहीं बात करूंगा कैसे कंटेंट क्रिएटर्स, बट डेफिनेटली बढ़ गए काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स। तो सर इंडूवर्स
ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स या फिर जैसे आर्टिस्ट की हम बात करें थे, इलस्ट्रेटर्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स, राइटर्स, सो मतलब क्या इनका मतलब एक नया प्लेटफॉर्म जैसे टीवीएफ था, व्हाट टीवीएफ डिड टू द राइटर्स एंड द ऑल द वीडियो एडिटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, सो इज इंडूवर्स गोना बी सेम कि यहाँ पे भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग समथिंग व्हिच इज गोना इम्पैक्ट द अपकमिंग जनरेशन? हाँ यार, आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल सही यार प्रीतीश। आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि, और पर्सनली ये मेरा अप्रोच है, बिकॉज मैं शायद व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी तो मैं सबसे कम क्रिएटिव हूँ। टीवीएफ में भी मैं सबसे कम क्रिएटिव था। वहाँ पे जो अभी जो जूनियर टीम है, जो 5th जनरेशन टीम जो चला रही है, वो भी मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। यहाँ भी मुझे लग रहा है इंडसवर्स में भी सबसे शायद कम मुझे क्रिएटिविटी पता है। लेकिन नहीं, ये फालतू में हम्बल होने वाली बात है। नहीं, अरुणाब से मैं बताता हूँ, ये बात रह गई थी। मैं पहले एक बार अरुणाब को कट करने वाला था लास्ट टाइम जब वो बात कर रहा था इसके बारे में, कि अरुणाब से जब मैं मिला था 2016-17 में, तो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कॉमिक बुक्स फ्रॉम अ वेरी रीडर्स पर्सपेक्टिव, एंड विद इन 3 months वो सारे क्रिएटर्स के नाम जानता था, सारे जार्गन्स जानता था। ही वॉज टॉकिंग टू अस इन आवर ओन लैंग्वेज। मतलब इट डिडंट फील लाइक he has not created a comic book yet. वो ऑलमोस्ट क्रिएटर वाले लैंग्वेज में ही बात कर रहा था उसके बाद से हमारे साथ में। ये सही है। आई थिंक आलोक, मतलब मैं रिसर्च कर लेता हूँ, जो मुझे नहीं पता होता है मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैंने गूगल कर लिया और मैंने चाट लिया कि अच्छा क्या होता है। तो बट यार एम्बिशन प्रीतीश बिल्कुल सही है यार, कि विजन वाइज मैं चाहता हूँ कि 5 साल बाद इंडिया से 20 कूल कॉमिक बुक कंपनीज हो, और हर कंपनी में जो है सो 15% लोग एक्स इंडसवर्स हों। तो यार तब मतलब वो हमारा वो दैट इज विल बी आवर लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन, कि मतलब 10 साल बाद जैसे होता है कि मतलब आज बहुत सारे एक्स टीवीएफ लोग हैं और वो हर जगह वेब शोज कर रहे हैं और ऑनलाइन चीजें करते हैं। और ये हमारा टुगेदर एक विजन और सपना है कि कॉमिक बुक क्राफ्ट को, इस प्रोफेशन को लोग वैसे समझे कि अरे यार, इफ आई विल बिकम अ गुड कॉमिक बुक राइटर, आई हैव अ गुड करियर। तो जो हमने राइटिंग के साथ और जो हमने शोज के साथ किया, शायद वो चीज हम करना चाहेंगे। और स्टैंडर्ड, एक बेसलाइन स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो, और सब लोग बोले कि हाँ यार, मिनिमम किताब अगर इंडिया की कॉमिक बुक खरीदोगे तो यार मिनिमम तो ये स्टैंडर्ड होता है। और उसमें फिर उसके कुछ पन्नों में हमारा नाम हो, हमारा कंट्रीब्यूशन होगी, हाँ, तो वो टचवुड। और उसके लिए हम भी इंस्पायर्ड होते हैं। बहुत सारे हमारे फेलो क्रिएटर्स हैं, अभिजीत किनी हैं, विवेक हैं, गार्बेज बिन द फर्स्ट वेब कॉमिक इन द कंट्री, फैजल हैं। तो आई थिंक वो है यार, वो मतलब वही है। अभी तो हमें लगता है कि एक नई शुरुआत है, नया डिकेड चालू हुआ है, एक नई चीज है। तो हम अगर वो कर सकें प्रतीश, तो दैट विल बी, आई थिंक, एंड वी हैव लॉट ऑफ, आई थिंक इंडिया हैज लॉट ऑफ गुड पोटेंशियल आर्टिस्ट्स। मतलब गांव में ऐसे मिल जाते हैं। हम गोवा में घूम रहे थे, एक दुकानदार इतना अच्छा क्रिएटर आर्टिस्ट है, तो मतलब लेकिन उनको पता नहीं है। बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में मैं घूमता हूँ तो बहुत सारे लोग बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट होते हैं, बट उनको पता नहीं है इस क्राफ्ट के बारे, इस प्रोफेशन के बारे में। तो वो चीज यार, वो चीज करने की कोशिश करेंगे। एंड होपफुली, शायद होपफुली अगले 10-15 साल में इंटरनेशनली लोग बोलेंगे कि जैसे टीवीएफ जब चालू हुआ था, तो उससे पहले इंडिया का एक भी शो टॉप 250 IMDb इंटरनेशनल लिस्ट में नहीं था, एंड पिक्चर्स वाज द फर्स्ट शो। तो आई थिंक ऐसा कोई लिस्ट, पता नहीं आलोक बता सकता है, कोई ऐसा हो कि कॉमिक बुक में भी अगर हम लोग हैं। कॉमिक बुक के लिस्ट में हम लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जिनका नाम बहुत अच्छा है इन जगहों पे। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, उससे 3 लोगों ने आइजनर ऑलरेडी जीता हुआ है। वहां से लोग बहुत दुनिया भर का काम कर रहे हैं। फिलीपींस से बहुत अच्छा काम हो रहा है, इंडोनेशिया से बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छा काम नहीं हुआ, बट हमारे यहाँ क्या है ना, हम अपने कंजम्पशन के लिए चीजें बनाते हैं, जो कि जैसा कि सिनेमा के साथ भी है हमारे, कि हमारा अपने में खुद बनाते हैं, खुद खप जाते हैं उसमें। लेकिन आइडिया ये है कि चीजें उस जगह पहुंचे जहां पे कि हम भी इंटरनेशनली अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा सकें, और उसके लिए मेहनत तो लगेगी। बहुत सारे क्रिएटर्स हमारे पास आते हैं, अरे मुझे आर्टिस्ट बनने का बहुत मन है, क्योंकि कोई पब्लिशर नहीं है तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मैं बोल रहा हूँ यार, तू प्रैक्टिस कर लेते तो शायद पब्लिशर बच जाते दुनिया के। इज द अदर वे राउंड। You don't exist because of a publisher. Publisher exists because of you. मेरे पास एक और आर्टिस्ट होता तो शायद मेरे ईयर 0 में 4 किताबें करता मैं। तो अगर आप ट्रेंड रहते, आप अगर शुरू से मेहनत कर रहे होते, तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा किताब निकालना मुश्किल नहीं है। आपके लिए पब्लिशर ढूंढना बहुत ईजी है, मेरे लिए आर्टिस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। सो आर्टिस्ट की जो कमी है इस समय, कमी भी मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहे हैं आर्टिस्ट इस मीडियम को लेके। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट, कि जहाँ पे आर्टिस्ट को पता रहे कि ये करियर ऑप्शन है जिसको लेके मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, और मेरा पैशन को भी वो चीज आके बहुत अच्छे से मैच करती है।
and then they will again see the resurgence of Indian comic books the way it happened in 70s, जबकि इतने बेहतरीन आर्टिस्ट थे जो एड एजेंसीज में काम करते थे, वो एड एजेंसीज छोड़ के कॉमिक बुक्स करने लगे थे। तो कॉमिक बुक्स उस लेवल पे प्रॉफिटेबल था एक आर्टिस्ट के लिए भी और एक पब्लिशर के लिए भी। टू रीच दैट लेवल ऑफ say co-dependence between the artist and the publisher is something जो मैं काफी होपफुल हूँ इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद जो हमने अरुणाब ने किया था इंडसवर्स के पहले, कि अब हम एक बेस ग्राउंड तो हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके ऊपर चल के कोई कुछ बेहतर कर सकता है। क्योंकि अगर प्रताप मलिक नहीं होते तो मनु नहीं होते। तो आज सौमिन है तो शायद कोई 3 और बड़े आर्टिस्ट सौमिन के पीछे निकल के आएंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक राइडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स जो बोलते हैं, कि एक कोई ऊंचा है उसके कंधे पे आप बैठते हैं तो आप उससे और ऊंचे होते हैं, उससे और बेहतर चीज क्रिएट करते हैं। सो बेहतर तो चीजें होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इकोसिस्टम, ईदर विद द आर्ट बिट ऑफ इट और द कॉमर्स बिट ऑफ इट। तो वो जो चीजें हैं उनके बीच में एक बैलेंस लाने की कोशिश है ये, और कुछ नहीं। अब तो एक सवाल है कि जो कि हमेशा रहता है कि व्हेन यू स्टार्टेड टीवीएफ, आपको लगा था इतना बड़ा होगा, यहाँ तक पहुंचेगा, एक मतलब पायोनियर, एक लीडर। It's like the digital revolution in India which came after TVF. It's like अभी हम देख रहे हैं हर जगह Amazon, Netflix, जनता वही कंज्यूम कर रही है। स्पेशली जो बैचलर्स बाहर रहते हैं उनके पास टीवी नहीं होता, they have their laptop as a phone, तो उनके लिए YouTube, TVF Play, Amazon Prime, Netflix, that's all they have. So आपको लगा था कि इतना बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन आएगा इसके बाद? यार कोई वो पता नहीं होता। मतलब आई थिंक हम लोग सब ट्राई करते हैं, जैसा कि 2 साल पहले पता नहीं था कि एक्चुअली कॉमिक बुक बन जाएगी और कॉमिक बुक जन जाएगी और मार्क मिलर जैसे लोग रिव्यू कर लेंगे। तो शुरुआत तो आई थिंक उससे ही होती है, किसी भी चीज की शुरुआत। मन अगर आपका, इफ यू एंजॉय द डे जॉब, आई थिंक व्हाट इज मोर क्रिटिकल, मुझसे लोग पूछते हैं तो वो काफी गलत तरीका है सोचना कि कुछ बहुत बड़ा होगा, वरना होता नहीं कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो काम करते हैं उसके बोरिंग डेज अगर आप सर्वाइव कर लोगे तो फिर अपने आप चीजें हो जाएंगी। अगर आप ये सोच के चलोगे कि अच्छा ये कुछ बड़ा होगा इसीलिए मैं करना चाहता हूँ, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ा टफ हो जाता है। बट आई थिंक सोचा था हमने, लगा कि हमें कहानियां कहनी चाहिए, हमारे लिए हमारी तरह के शोज नहीं एग्जिस्ट करते, ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन था। फिर उस पर काम करना चालू किया, लकी थे, अच्छे लोग मिलते चले गए और फिर लोगों को मजा आता चला गया। और फिर पिछले 5 साल में देखो किस तरह से बड़ा हो गया है। 2012-11 में जब मैंने पहले यूट्यूब वीडियोस बनाना चालू किया था तो आई थिंक मैं शायद इंडिया का पहला ऑनलाइन यूट्यूबर था जो यूट्यूब के लिए स्पेशली वीडियो बनाता था। कुछ कंपनीज थी जो करती थी, लेकिन इंडिविजुअल आर्टिस्ट और प्रोग्रामिंग कोई करता नहीं था। बट आज आप देखो तो मतलब आज कैरी है 20 मिलियन सब्सक्राइबर, बिगेस्ट यूट्यूबर है, भुवन है, अमित है, ये लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इवॉल्व होती हैं चीजें यार, और हमने सही डायरेक्शन में काम किया। होपफुली इंडसवर्स के साथ और कॉमिक्स के साथ भी शायद यही हो। ओके तो सर अभी एक तो मेरा ये सवाल है कि आपने क्योंकि इतना क्लोजली देखा है, लाइक यू सेड कि 2011 टिल यू वर वन ऑफ द फर्स्ट इंडिविजुअल क्रिएटर, तो आपने जब इतना क्लोजली देखा है ओटीटी को और एंटरटेनमेंट, डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ग्रोथ को, तो मतलब आपका क्या है, व्हाट इज योर इनसाइट ऑन दिस कि लाइक हाउ इट हैज ग्रोन और एंड हाउ बिग इट इज गोना बी, लाइक मतलब आपको क्या लगता है? अभी तो बहुत बड़ा है यार। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम लोग देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज है, राइट? मतलब अपने कंट्री का, और वो और उसके बाद लोग अपने यहाँ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। हमारे यहाँ सिर्फ यूट्यूब छोड़ो, अभी इंस्टाग्राम और टिकटॉक आ गया है जहाँ पे बहुत सारे फिर अलग तरह के फैन बेस और इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो आई थिंक कंटेंट क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत, जैसे जैसे ज्यादा लोगों तक वो साधन पहुंच रहा है वैसे वैसे ज्यादा लोग कर पा रहे हैं, और बड़ा ही होगा यार। आई थिंक छोटा तो नहीं होगा। प्लस बड़े शोज बन रहे हैं, बहुत अच्छे शोज बनते हैं अब। अभी हमारा पंचायत आया, वो भी टॉप 200 शोज में की लिस्ट में गया। पंचायत बहुत जूनियर्स ने बनाया, एक पटना के ही राइटर हैं चंदन, उनका लिखा हुआ है। 2000 उन्होंने 4 साल बाद ज्वाइन किया था 2015 में, और फिर अभी उनका शो आया और दीपक ने डायरेक्ट किया। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से कहानियों में और ज्यादा बाई लॉ ऑफ एवरेजेस ज्यादा अटेम्प्ट होंगे, अच्छी चीजें बनाई जाएंगी। अच्छी चीजों पे अभी पाताल लोक एक शो आया जिसके बारे में बहुत, और सुदीप ने क्रिएट किया। सुदीप बहुत, वो राइटर है उड़ता पंजाब के, उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अभी मैं उनके साथ मिला था तो उन्होंने, आई थिंक एवरीबडी इज लविंग दैट शो। तो आई थिंक और सब लोग देखते हैं, छोटे शहरों में भी लोग मिर्जापुर देख रहे हैं और पिक्चर्स देख रहे हैं। और तो मुझे लग रहा है कि यार वही है। आई थिंक ये जैसे होता है ना कि 1990s और 2000s में
केबल टीवी देखना और शोज देखना जैसे धीरे धीरे बढ़ा हुआ था, तो वैसे अब सबके पास फोन है यार, सबके पास वीडियो देखने का एक मशीन है, सब पर्सनली जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, तो ये बड़ा ही होगा। सर आपसे पहले इंटरव्यू एक्चुअली हमने अभिषेक बैनर्जी का किया था। अच्छा। हाँ, और हमने उनसे पिक्चर्स के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बोला था सीजन 2 नहीं आ रहा है। तो हमारी पेज की जो ऑडियंस है, तो बेसिकली नेक्स्ट बिग ब्रांड के जो फॉलोअर्स है, ऑल आर बिजनेस एंथुसियास्ट एंड स्टार्टअप वर्ल्ड के लोग। तो दे ऑल मतलब लेजिट कमेंट्स थे कि वी वांट टू रिक्वेस्ट टू अरुणव की पिक्चर्स तू लेके आवा। अरे यार पिक्चर्स तो यार ऐसा है ना कि मेरा उस पर एक अच्छा सा जवाब है कि शोले के सीक्वल नहीं बनाने चाहिए, वरना लोग कितने भी अच्छा बनेगा लोग बोलेंगे वो शोले 2 कितना भी अच्छा बने, लोग ये बोलेंगे यार वो वाली बात नहीं है जो शोले 1 में थी। ठीक है, तो वो क्या है कि पिक्चर्स एक बेदाग चांद है, ठीक है, और उसका आगे क्या होगा आई थिंक हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बनाना चाहिए, शायद करना चाहिए, लेकिन अभी तो यार पंचायत इज द न्यू पिक्चर्स, कोटा फैक्ट्री इज द न्यू पिक्चर्स। कोटा फैक्ट्री जब से आया तो लोग पिक्चर्स भूल चुके हैं, अभी कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के बारे में पूछते रहते हैं। पिक्चर्स 2 पे हमारा एक इन जोक है, सो बिकॉज आपको हर कहानी के पीछे लिखना पड़ता है सामने की ये फिक्टिशियस स्टोरी है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टंट 2 में एक सीन था जो कर रहे थे हम लोग, उसमें हमारा हीरो बोलता है मेरे को घर जाके पिक्चर्स का सीजन 2 देखने का है। तो हमने ऐसे बहुत सारे छोटे हमको जो बोलना था हम अपनी कॉमिक्स में डालते जा रहे थे, छोटी छोटी चीजें। हमारी किताब में बीबी की वाइन का भी फीचर है, वो भी एक जगह है, और कश्यप सर है, और एक जगह बिगिनिंग में वेंडल रॉड्रिक सर, उनका एक कैमियो है, गेस्ट अपीयरेंस है। तो आई थिंक ऐसे इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यार हमने करने की कोशिश की है, और सबसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि आई थिंक तुम लोगों को तो यार हम किताब भेजेंगे यार, विल बी हैप्पी टू सेंड यू अ कॉपी एंड यू गाइस कैन रिव्यू इट, एंड ऑडियंस को वही हम बोलना चाहेंगे कि भाई आप indusverse.com पे जाएं, पढ़ें किताब। आई थिंक सब लोग लॉकडाउन में बोर हो गए हैं शोज देखते, तो ऐसा होता है ना कि नया एक आर्ट फॉर्म कंज्यूम करना चाहिए, तो वही है यार, और मजा आएगा। इंडियन कॉमिक कैरेक्टर्स भी कूल है, देखो कितना टी शर्ट कूल है ये आई थिंक ये किसका आर्ट है आलोक? ये आई थिंक ये मनु का ही है, मनु सर का ही आर्ट है ये मेरी कॉमिक का कवर है ये। हाँ, ये एक्चुअली आलोक की कॉमिक का कवर है। I'll show you वेट अ सेकंड। तो मनु सर का है। हाँ मनु सर का है ये वाला है। अरे ये मेरी कॉमिक का कवर है ये। और तो वही है यार, और होपफुली आई थिंक हम हमारी कंट्री से भी बहुत कूल मार्वल और एवेंजर्स जैसी चीजें होंगी और आयरन मैन जैसी चीजें होंगी। तो वही यार, तो बहुत मजा आया यार बात करके यार, कैसे टाइम निकल गया, सही बात है, मतलब 1.5 घंटे हो गए, तो पता भी नहीं चला। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ऐसे ही आप लोग स्टोरी फैलाते रहिए, बताते रहिए, सिखाते रहिए, और हम लोग को गूज़बम्प मोमेंट देते रहिए, और हम लोग भी पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Anubhav and Alok. Thank you so much. Thank you so much. It was one of the most wonderful interviews we have done so far. बहुत मजा आया कॉमिक्स डिस्कस करके आप लोगों के साथ में, मतलब जो पढ़ के आया हो ना कॉमिक्स, उसके साथ कॉमिक्स डिस्कस करने का अपना मजा है। जस्टिस वगैरह कौन मेंशन करता है आजकल, मतलब जस्टिस डोगा भोका सब मेंशन कर रहे थे।